कुछ फिर से अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ ली फैन वानवाली का स्टेशन साइड को देखने आया होता है। वहीं जुंजे मजदूर को स्टेशन देख के उनसे काम करा रहा होता है। ली फैन आसपास का माहौल देख कर सोच रहा होता है। उस घटना के बाद वानवाली का प्रोजेक्ट फिर से पहले की तरह चलने लगा बिना किसी परेशानी के। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। कॉल पर सामने वाला पर्सन बोल रहा होता है कि ली फैन जी मैं हूँ तुम्हारा डैड। वहीं इतने दिनों के बाद अपने डैड की आवाज सुन ली फैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने डैड से कॉल पर कह रहा होता है डैड इतने दिनों के बाद आपकी आवाज सुन मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। बताइए डैड आपने मुझे कॉल क्यों किया। लीफेन के डैड कॉल पर बोल रहे होते हैं लीफेन मैं अभी आंट के घर पर हूँ तुम जल्दी यहाँ आ जाओ कुछ है जिस बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है डैड तो मैं जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ। इतना बोलकर वो कॉल को काट देता है और वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है मेरे डैड और बुसवांग की मॉम ये दोनों पुराने फ्रेंड्स हैं इसलिए वो जैसे चूजा आए वो सीधा आंट के घर पे चले गए। उन्हें भी पता ही नहीं है कि चूजों में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। कहीं मेरे पहुंचने से पहले उन्हें सब कुछ पता न चल जाए। मुझे जल्दी करनी चाहिए मैं वहाँ पहुंचने में देरी नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में देखते हैं कि लीफेन आंट के घर के बाहर दरवाजे पे खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है जहाँ वो कह रही होती है कि ली जितो मुझे बताओ कि मेरी बेटी बुसवांग तुम्हारी बेटी से शादी क्यों नहीं करे। तुम्हारा बेटा दूसरी औरतों के साथ मजे करता है वो भी उन्हीं बेगावतों के साथ जिन्होंने की मेरी बेटी बुसवांग को थप्पड़ मारा था। लीफेन के डैड बोले होते हैं कि सुनो मैं श्योर हूँ कि मेरे बेटे लीफेन के पास इस सब का कोई सही जवाब होगा। ये सिर्फ एक गलतफहमी है और तुम ये पहले गुस्सा करना बंद करो। मैं अभी अभी चुजा आया हूँ तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं। लीफेन एक निगदी बच्चा है वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ किया भी होगा ना तो मैं उससे बात करूंगा। क्या नेक दिल वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा बेटा प्लेबॉय निकलेगा। उसने मेरी बेटी को छोड़कर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब ये सब देखकर भी क्या वो आराम से बचकर निकल सकता है। नहीं आपको इसका जवाब देना होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी फैमिली को मेरी बेटी की जो इज्जत उछली है ना उसका नुकसान भरना होगा वरना ये मामला यही खत्म नहीं होगा समझे। वैसे तो बुड्ढे ये क्या कह रही हो तुम ऐसे तो मत बात करो मुझसे। फिर हम लीफेन को देखते हैं जो कि बाहर सब बातें सुनकर सोच रहा होता है सच में मेरी सोच बिल्कुल सही थी। बुसवांग और उसकी माँ मुझे इतिहास से नहीं छोड़ने वाले। उसने जानबूझकर मेरे डैड को एंजू से यहाँ बुलाया सिर्फ ताकि मैं जेब से पैसे निकलवा सके। मेरी पिछली जिंदगी में उस माँ बेटी ने मुझे इतना तबाह कर दिया था कि मेरे पास वापस जाने के लिए कोई घर तक नहीं बचा था। उसके बाद बुसवांग ने मुझे एक बेकार चीज की तरफ फेंक दिया जैसे मैं कोई कबाड़ हूँ। इस बात में मैंने इतनी नफरत बढ़ती है कि मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। फिर यांग ने मुझे जेल भिजवा दिया और मुझे लगा था कि शायद बुसवांग अपनी सोच बदल देगी लेकिन जब मैं जेल से निकला तो जो चीज मेरा इंतजार कर रही थी वो थी मेरे डैड की बर्फ से जमी हुई लाश। उस रात बहुत ही तेज बर्फ गिर रही थी जो उस दुनिया के गहरे गुनाह को छुपा रही थी। फिर हम देखते हैं कि लीफेन घर के अंदर आ गया होता है। वही आंट वो उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती है तू ये सब तेरी गलती है लीफेन अगर तेरे अंदर जरा सी भी शर्म होती तो तू मेरी बेटी को भी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन हम देखते हैं लीफेन उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और जाके अपने डैड को गले लगा लेता है। वही अपने बेटे को अचानक इस तरह से गले लगते हुए देख लीफेन के डैड उससे पूछ रहे होते हैं बच्चे क्या हुआ सब कुछ ठीक तो है ना। वही लीफेन अपने डैड को कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है और सोच रहा होता है मेरी पास्ट लाइफ में मेरा सबसे बड़ा पछतावा था मेरे डैड की मौत। ये दुख मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं भर सका लेकिन अब जब मेरी बुक ने मुझे दूसरा मौका दिया है तो मैं अपने डैड को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं अपना किसी पिता की आँच नहीं आने दूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं ढूंढ कर रहूंगा कि पिछली लाइफ में मेरे डैड को मारने वाला इंसान कौन था और इसका जवाब यंगसों में छुपा है इसलिए मैंने अब तक उसे जिंदा रखा हुआ है। जो उसके पीछे है ना मुझे उसका पता लगाना होगा और जब वो मुझे मिलेगा तो मुझसे 1000 गुना दर्द दूंगा। अब खून का बदला खून से लिया जाएगा। लीफेन के डैड बोल रहे होते हैं कि अरे बच्चे तुम्हें हुआ क्या है अभी हमें अलग हुए बस 1 महीने तो हुआ है और तुम कैसे बर्ताव कर रहे हो कि जैसे हमें अलग हुए सालों बीत गए। लीफेन सोच रहा होता है डैड आपके लिए तो बस महीने बीता होगा और मेरे लिए तो 10,000 साल बीत चुके हैं। मेरी पिछली लाइफ में जब मैं मोटा का गोल्ड किंग बन गया था तब भी एक दिन ऐसा नहीं बीता कि मैंने आपको याद ना किया हो। मैं हमेशा सोचता था कि मैं फिर कभी आपसे मिल भी पाऊंगा या नहीं लेकिन जब से मैं इस दुनिया में फिर से कदम रखा उसके बाद से आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे प्यारा दिन बन चुका है। और अब जब मैं आपको देखता हूँ आप कितने बुरे लग रहे हैं। मैंने पहले कभी गौर नहीं किया ये सफेद बाल ये झुकी कमर ये हल्का दर्द जो आपके शरीर में रहता है ये छोटी छोटी बातें जिन्हें पहले मैंने कभी देखा ही नहीं। और राइट तो अब दोनों का हो गया क्या अभी भी कुछ बाकी है। लीफेन जब तू यहाँ आई गया है तो बता मेरी बेटी ने जो तेरे पीछे इतने साल बर्बाद किए उसका मुआवजा कैसे देगा। बता कितने साल गुजार दिए तूने उसके साथ इसका हिसाब तुझे देना होगा। लीफेन बोल रहा होता है तो अब तू झूठ को सच बनाकर बता रही है शर्म आनी चाहिए तुझे खुद पर। लीफेन के डैड क्या तुमने अपने बेटे को इसी तरह से बड़ा किया है। तुमने उसे नहीं सिखाया कि बड़े से कैसे बात करते हैं। इस बच्चे में न जरा से भी मेहनत नहीं। लीफेन के डैड उससे बोल रहे होते हैं लीफेन आर्ग्यूमेंट करना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है जो कि तुम इस तरह बदतमीजी से बात कर रहे हो। फिर हम नीचे बोलो शांति से बैठ गए होते हैं। फिर लीफेन के डैड बोल रहे होते हैं समदन जी मेरी नजर से देखा जाए तो मैं तो अभी भी यही चाहता हूँ कि हमारे बेटा और बेटी दोनों एक साथ रहे। आखिर दोनों कॉलेज के क्लासमेट भी तो थे और उनके बीच गहरा रिश्ता भी तो था। ये मुझे समदन जी मत बुलाओ ये सुनना भी मुश्किल है। तुम्हारा बेटा अब अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर रहा है। उसके आसपास अब और भी लड़कियां हैं। चूजों की टॉप ब्यूटी हो यांग पाई और चू फैमिली की चू सुनलियन।
तो अब उस समय बेचारी वुसवांग की जरूरत ही नहीं रही। तुम्हारा बेटा वाकड़ में जी रहा है, उसकी नजर अब सीधा आसमान को छू रही है। क्या उसने एक बार भी सोचा कि मेरी वुसवांग क्या महसूस करती है या हमारी फैमिली किस दुख से गुजर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मेरा बेटा इतना स्मार्ट होता तो मैं अब तक उस छोटे से गांव में क्यों ही रहता? शायद आपको ना कोई गलतफहमी हो रही है। समझन जी, प्लीज एक बार और सोचिए। लीफन अभी जवान है, क्या आप उसे एक मौका और नहीं दे सकती? आखिर दोनों कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते हैं, 2 साल से भी ज्यादा हो गए। शायद वो अभी अपनी बातों को सुलझा ले। इतनी छोटी सी बात पर अलग हो जाना तो अफसोस की बात होगी, है ना? ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं उसे एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। हाँ तो ठीक है, बताइए आपकी क्या कंडीशन है? मेरी बेटी के नाम पर घर खरीदो, बस मेरी यही कंडीशन है। दिखाई दिए ना अपने असली रंग? तूने मेरे डैड को अपने इस गंदे से खेल में फंसाने की हिम्मत कैसे की, जबकि तुझे पता है कि मेरे और वुसवांग के बीच में कब का ब्रेकअप हो चुका है। जब तुम मुझसे पैसे नहीं निकलवा पाई तो तूने मेरे डैड पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तेरी इस बदतमीजी को मैं हल्के में नहीं लेने वाला। तुम और तुम्हारी गौरव बेटी, तुम दोनों को मैं बताऊंगा कि एक मोटा सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। लेकिन बिना किसी सबूत के तो मैं भी हाथ नहीं उठा सकता। इससे सिर्फ मेरे डैड मुझ पर नाराज होंगे और मैं अपने डैड को नाराज नहीं करना चाहता। पहले मुझे इन दो के बाजू का असली चेहरा मेरे डैड के सामने लाना होगा। कोई बात नहीं, हम भी लंबा खेल खेल सकते हैं। इसी मोटा सुप्रीम कोर्ट के पास अपना प्लान बनाने का पूरा समय है। आज छोटी छोटी चीटियाँ बस तारीख की महफिल शुरू होने वाली है। मैं वानवाली का पूरा इस्तेमाल करूंगा। इतना सोच वो बोल रहा होता है, एक घर बस इतना ही, पूरी की पूरी वानवाली मेरी है। क्या मुझे कोई घर खरीदने की जरूरत है? कंडोमिनियम हो, महल हो या प्राइवेट सर्विस अपार्टमेंट, ये सब कुछ मेरा है। तो क्या मुझे और कुछ भी खरीदने की जरूरत है? डैड, अगर आपको कोई भी घर पसंद आए तो आप बस चुन लीजिए। पूरी वानवाली में जो चाहिए वो आपका होगा। मैं तो कहता हूँ कि आपको चुनने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी वानवाली बस आपके लिए तो खरीदी है। ली फैन, तुम दिन में सपने देख रहे हो या फिर सच में पागल हो? पूरी वानवाली की विलास तुम्हारे हैं। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम वानवाली का असली ओनर हो? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, मैं वानवाली का असली ओनर हूँ। ली फैन, बस करो ये झूठ पर झूठ बोलना। मुझे लगा था कि तुम सुधर गए होगे, पर फिर वही हरकतें, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। कितने बेकार इंसान हो तुम। लीजिए, तो जब तुम पहली बार चुजवाए थे तब वानवाली का 5 सालों से अधूरा पड़ा था। बस अभी हाल ही में एक मिस्टर ओनर ने इसे अपनी प्रॉपर्टी बना दिया और उस खंडर से को जन्नत में बदल दिया। वहाँ दोबारा से कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और मैंने सुना है कि वहाँ सभी हाई विलास और लग्जरी सर्विस अपार्टमेंट्स हैं। और मैं तो ये भी सुना है कि 100 से भी ज्यादा मेंशन्स हैं और हर एक की कीमत 10 मिलियन से कम नहीं। और तुम्हारा बेटा कह रहा है कि वो वानवाली का असली ओनर है। उसके पास इतना सब कुछ है, मुझे यकीन नहीं होता। तुम भी जानते हो कि वो झूठा है। ये तो बस एक घटिया सा मजाक लग रहा है। बेटा, आगे से ऐसी बकवास मत करना। झूठ बोलना बुरी बात है, चाहे फिर वो अपनी इज्जत बचाने के लिए क्यों ना हो। मुझे पता है कि तू कितना कैपेबल है। तुझे अपनी औकात दिखाने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। इतना कहने के साथ ही वो सोच रहा होता है, मैं अपने रिश्तेदार से 2 लाख रुपए उधार लेके आया था, जिससे मैं वुसवांग के लिए ज्यादा बड़ा तो नहीं, बस शायद एक छोटा सा घर तो खरीद सकता हूँ। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लीफन और उसके डैड दोनों आंटवों के घर के बाहर आ गए होते हैं, जहाँ लीफन अपने डैड से कह रहा होता है, डैड, मैं बदल चुका हूँ, अब मैं आपका वो बेटा नहीं रहा जो कि 1 महीने पहले हुआ करता था। तो चलिए डैड, आज रात आपके लिए मैं 5 स्टार होटल अरेंज कर देता हूँ। तू जानता है ना, मुझे फैंसी से ऐसी चीजें पसंद नहीं। कैसा 5 स्टार होटल? मैं यही होटल में रहूंगा। लेकिन तुझे चुजवाए ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो तेरी सैलरी भी ज्यादा नहीं होगी, तो अपने लिए थोड़ा पैसा बचा कर रखना सीख। ऐसे 5 स्टार होटल में पैसे बर्बाद करना ठीक नहीं, समझा? ज्यादा खर्चा मत कर। वही लीफन सोच रहा होता है, नहीं, मैं भी सच नहीं बता सकता। जब डैड ऐसी जिद पर आ जाए तो उनको समझाना मुश्किल होता है। मुझे वक्त देना होगा, उन्हें खुद से देखने दो कि अब मैं कौन हूँ। समय सब कुछ साफ कर देगा। तभी लीफन के फोन पर जुंजे का कॉल आता है। जुंजे कॉल पर कह रहा होता है, लीफन, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए, तुम जल्दी ऑफिस आ जाओ, ये अर्जेंट है। लीफन कह रहा होता है, ठीक है जुंजे, मुझसे जितना जल्दी हो सकता है मैं उतना जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। डैड, मुझे अर्जेंटली वानवाली जाना होगा उस डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए। तो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप बस मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। फिर लीफन के डैड उसे टपली मारते हुए कह रहे होते हैं, लीफन, अब नाम वुसवांग के घर पर नहीं है तो तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं, समझे? और अगर तुम्हें अपने दोस्तों के साथ गिड़िया मारने जाना है तो उसके लिए तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आगे से मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। पता नहीं कहाँ से तूने झूठ बोलना सीख लिया, मैंने तो तुझे ये सब कभी नहीं सिखाया था। लीफन बोल रहा होता है, डैड, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये बातें 2-3 सेंटेंस में नहीं बताई जा सकती। आप ना वेट कीजिए, आप जल्दी सब कुछ खुद से समझ जाएंगे। ऑर्डर में जाने से पहले आपको बता रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उन माँ बेटे के जाल में बिल्कुल मत फंसना। आप उनके लिए कोई भी घर नहीं खरीदेंगे, समझ गए ना आप? लीफन के डैड बोल रहे होते हैं, ठीक है, मैं समझ गया। और वो मनी में सोच रहे होते हैं, बेवकूफ लड़के, तुझे लड़के पटाने की ABCD भी नहीं आती, सिंसियरिटी दिखानी पड़ती है, तभी कोई लड़की तेरे साथ आने के लिए राजी होगी। पता नहीं तूने वुसवांग के साथ इतना बैर क्यों रखा है, समझ नहीं आता इतना नादान क्यों है तू। पर तू चिंता मत कर, तेरा बाप सब कुछ ठीक कर देगा। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा ही चाहते हैं, कभी भी उनके दिल को नहीं तोड़ते। तो इसका आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन देखा जाता है, जहाँ लिजितो के फोन पर वुसवांग की मॉम का कॉल आ रहा होता है। कॉल पर वुसवांग की मॉम कह रही होती है, लिजितो, कल तुमने कहा था कि तुम मेरी बेटी वुसवांग के लिए एक घर खरीदोगे, कहीं तुम भूल तो नहीं गए ना? अरे नहीं, मैं अपना वादा कभी नहीं भूलता। आज मैं वुसवांग के लिए पक्का ही घर खरीदूंगा ताकि वुसवांग और मेरा बेटा दोनों शादी के बाद एक साथ रह सके। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, फिर हम घर को खरीदे चलते हैं। फिर वो अपने बैंक पासबुक को देखते हुए सोच रहा होता है,
मैंने अपने गांव की जमीन और घर को गिरवी रख दिया, ऊपर से रिश्तेदारों से भी पैसे उधार ले लिए, यहाँ तक कि मैंने अपनी मौत के बाद का कफन खरीदने के भी पैसे इसमें शामिल कर दिए और बस किसी तरह 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। इन सब की एक ही वजह है, मेरी बेटी की खुशी, और मुझे इसका कोई भी पछतावा नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आंट वो और वो स्वांग दोनों मोटर के बाहर आ गए होते हैं। जहाँ आंट वो कह रही होती है तो एलिजी तो इस रास्ते से मोटर में रुका हुआ है और उसका बेटा कल की फेंक रहा था कि वो वानोली का ओनर है। अगर वो सच में वानोली का ओनर होता तो वो अपने डैड को इस रास्ते से मोटर में क्यों रखता, वो उन्हें कोई 5 स्टार होटल में नहीं ले जा सकता था। अच्छा वो पूछा कि तुम उस लीफन के साथ नहीं हो, वरना जो तुम्हारी बाकी की लाइफ बची है ना वो इसी तरह गरीबी में निकलती। बस एक बार हमें घर मिल जाए, फिर हम इन फैमिली वालों को रात माता अपनी लाइफ से निकाल फेंकेंगे। हम अपना बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन असल मुझे गाँव का गवार है जिसने कि अपने डैड को इस गवारों वाले मोटर में रखा है। लगता है ग्रेट लेडी चूस लेने भी उसे अपनी लाइफ से निकाल फेंका है, इसलिए उसके पास अब पैसे ना होने की वजह से उसने अपने डैड को इस रास्ते से मोटर में रखा है। ओलिवर तो अपने को वानोली का ओनर बता रहा था ना, तो आज हम वानोली आ रहे हैं। आज हम तेरा झूठ सबके सामने लाएंगे, देखते हैं और तुम कितना झूठ बोल सकते हो। तभी लिजी तो वहाँ आते हुए बोल रहा होता है, सॉरी मैंने तुम दोनों को वेट करवाया। आंट वो बोल रही होती है, लिजी तो चलो हम सीधा वानोली के सेल्स ऑफिस चलते हैं, आज मुझे एक विला खरीदना है। तुम्हारे बेटे ने तो कहा था ना कि वो वानोली का ओनर है ना, तो याद रखना उससे कहना कि मेरी बेटी के लिए एक बड़ा विला रिजर्व कर दे। समझन जी मेरा बेटा तो बस बकवास कर रहा था, उसकी बातों को दिल पर मत लो। कल रात मैंने उसकी अच्छी खासी क्लास की, अब तो वो दोबारा आपसे झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा। सच कहूँ तो मैं एक विला को अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, जबकि विला का दाम 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। वैसे भी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक विला को नहीं देखा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी को किसी लग्जरी विला की जरूरत होगी। और अगर वो नॉर्मल का मैनेज कर सकता है तो बेटी वो स्वामी तो कर सकती है ना। भैया सुना वो सोच रही होती है, कितने कंजूस हो तुम, बस इतना ही अफोर्ड कर सकते हो मेरी बेटी के लिए। फिर लिजी तो बोल रहा होता है दोपहर हो गई है, चलो पहले साथ में हम कुछ खा लेते हैं, हो सकता है बैठकर आराम से बात कर सके। वैसे भी तुम्हें इतना बड़ा घर क्यों ही चाहिए, या चलो मैं अपने बेटे को कॉल करके बुला लेता हूँ, शायद हम मिलकर कोई फैसला ले सके। फिर वो लीफन को कॉल करता है, लीफन बेटा तुम कहाँ हो, अपने प्यारे डैड के साथ लंच करने का टाइम है क्या। लीफन बोल रहा होता है, माफ करना डैड, आपका बेटा इस वक्त वानोली एरिया के डिपार्टमेंट मैनेजर्स के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। ये मीटिंग थोड़ी लंबी चल सकती है क्योंकि यहाँ काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मुझे खुद से चेक करने हैं। मैं वानोली का ओनर हूँ, यहाँ के गवर्नर्स और लीडरशिप का फैसला लेना मेरी जिम्मेदारी है। ये बेटा आपसे माफी चाहता है। वही आंट सोच रही होती है, ये लीजी तो किस तरह का पुराना फोन यूज कर रहा है, हर बार बात सुनाई दे रही है, पूरी आवाज लीक हो रही है। फिर वो लीजी तो फोन को छीन लेती है और कॉल पर लीफन पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, लीफन अब तक तुम झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, तेरा झूठ बोलना कब बंद होगा। तो फिर ठीक है, अब हम सीधा वानोली सेल्स ऑफिस जाएंगे और वहाँ एक घर खरीदेंगे। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब देखते हैं तो सबके सामने कैसे एक्टिंग करता है, तुझे सबके सामने एक्सपोज कर दूंगी। ये तुझे सबक सिखाएगा कि झूठ बोलना बंद कर दे। लीजी तो बोल रहा होता है, समझन जी वहाँ मत जाओ, ये सभी गलतफहमी है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा बेटा इतना झूठ क्यों बोल रहा है। पहले तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं था, जब से वो चूजा आया है तब से बिल्कुल बदल गया है। ये बस बच्चों की फालतू बकवास है, इसकी बात पर ध्यान मत दो। और वो मन में सोच रहा होता है, लेकिन तूने ये क्या किया, अपने डैड की बात क्यों नहीं सुनता, ये सारा दिखावा और बकवास तुझे ले डूबेगी। वानोली का ओनर बनने का नाटक क्या सोच रहा था तू, अब तो सबके सामने तुझे एक्सपोज होने से कोई नहीं रोक सकता। तूने अपने बाप को समझा कर दिया बेटा, अब मैं किस मुंह से दुनिया का सामना करूं। झूठ बोल कर इज्जत नहीं मिलती बेटा, सम्मान से जीना सीखो। बेवकूफ लड़के, तुझे किसने इतना बदल दिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वानोली सेल्स ऑफिस आ जाते हैं, जहाँ वो लोग वानोली का 3D मॉडल देखते हुए कह रहे होते हैं कि वानोली चूजों का सबसे लग्जरियस इलाका है, कई सारे इन्वेस्टर्स ने इस प्रोजेक्ट में बिलियंस रुपए तक इन्वेस्ट किया है। वहीं वो स्वांग को एक विला बहुत ही पसंद आता है, वो अपनी मॉम से कह रही होती है कि मॉम ये देखिए ये विला कितना सुंदर है ना, मुझे ये विला चाहिए। वहीं लिजी तो बोल रहा होता है, समझन जी ये जगह बहुत ही एक्सपेंसिव है, हमें और कहीं जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि आंट वो सेल्स गर्ल के पास जाकर उससे पूछ रही होती है कि मैं यहाँ मिस्टर लीफन से मिलने आई हूँ, उन्हें प्लीज यहाँ बुलाइए। सेल्स गर्ल बोल रही होती है, सॉरी मैम पर हमारे यहाँ कोई लीफन नाम का बंदा नहीं है। लिजी तो तुमने सुना ना, यहाँ कोई लीफन नाम का बंदा नहीं है, तुम्हारा बेटा लीफन एक झूठा है, तुम्हें उसे थोड़े मेहनत सिखाने की जरूरत है, तो अपने बेटे को कॉल करो और उसे यहाँ बुलाओ। अब उसे हमें इस बार में एक्सप्लेन करना होगा, जल्दी करो। लिजी तो सोच रहा होता है, जब से मैं तुझे आया हूँ ये माँ बेटी की जोड़ी मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है, क्या ये मुझे अपना रिश्तेदार भी मानते हैं। मेरा बेटा लीफन वुसवांग से शादी करने वाला है, तो इनमें थोड़ी तो समझ होनी चाहिए ना, या फिर कोई बड़ी गलतफहमी हो गई है। इतना सोच वो बोल रहा होता है, समझन जी जो आप कर रही है ना, मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, कम से कम आपको मेरी बेटी की थोड़ी इज्जत तो करनी चाहिए, आप उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हैं। मेरा बेटा लीफन थोड़ा नासमझ है, इसलिए उसे अपने डैड की गाइडेंस की जरूरत है। जवान लोग कभी कभी बेवकूफी करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। अगर किसी चीज की औकात नहीं है तो जबरदस्ती उसको पाने की जिद भी गलत है। समझन जी अगर हम थोड़ी सा बाहर वाले इलाके में देखें तो वहाँ के दाम में थोड़े कम मिल सकते हैं। ये सुना वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम चाहते हो कि मेरी लाडली बेटी फ्यूचर में किसी घटिया एरिया में रहे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, क्या तुम पागल हो गए हो। मेरी बेटी सिर्फ बेस्ट डिजर्व करती है। जैसे मैंने पहले कहा था वुसवांग, अगर तुम इस गरीब लड़की के साथ शादी करती हो तो तुम जिंदगी भर गरीबी और मुसीबत झेलती रहोगी। जो तुम्हारे लिए कदर नहीं कर सकता वो तुम्हें फ्यूचर में खुश कैसे रखेगा। वुसवांग चलो यहाँ से निकलते हैं। समझन जी 1 मिनट रुको, बस हो गया। लीजिए तो आज के बाद मुझे अपनी संदर्भ मत कहना, कितना गंदा और कंजूस आदमी है, एक ढंग का विला भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
फिर लीजी तो बोल रहा होता है मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, बस यही सब कुछ है जो मेरे पास बचा है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दी, हर एक असेट को पैसों में बदल दिया और इस समय तुम्हारी बेटी वुसुआंग की खुशी के लिए देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं वानवाली में कोई मेंशन ऑफर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि तुम और वुसुआंग मेरी मुश्किलों को समझ पाओ। आंट वो वुसुआंग से धीरे से फुसफुसाती हुई कह रही होती है कि मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लीजितो के पास 10 लाख रुपए होंगे। सुनो, जब हम उस बुढ़े को घर के मामले में उल्लू बना देंगे, उसके बाद हम ली फैमिली वालों को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंकेंगे। उसके बाद हम उस घर को किराए पे दे देंगे, जिससे हमारे पास हर महीना हजारों रुपए आएंगे बिना किसी मेहनत के। और जब घर की कीमत बढ़ जाए तो हम उसे बेच देंगे, फिर और बड़ा और बेहतरीन मिला ले सकते हैं। फिर हम वुसुआंग को देखते हैं जो कि बोली बाली सगर बनाते हुए कह रही होती है कि अंकल, ये पैसे ना होने का कोई मसला ही नहीं है, मुझे बस आपकी अच्छी नीयत देखनी थी। इंसान होने के नाते दिल का अच्छा होना जरूरी है। जब मैंने देखा कि लीफन ऐसा हो गया है तो मुझे भी थोड़ी तकलीफ हुई। और अंकल, मैं सच बताऊं तो सुजुकी के साथ रैंक मास्टर मुझे पसंद करते हैं। उनमें से कोई भी तुम्हारे बेटे से कहीं ज्यादा बेहतर है। मैं इतनी दिलचस्पी उसके साथ इसलिए थी क्योंकि वो मुझे ईमानदार लगता था, लेकिन अब उसकी शख्सियत ही बिगड़ गई है। तो मुझे तुम्हारी गरीब बेटे के साथ रुकने का कोई फायदा नहीं दिख रहा। मतलब मैं उसके साथ क्यों ही रहूं? और सिर्फ यही नहीं, उसने मुझे धोखा दिया, दूसरी लड़के के चक्कर में पड़ा रहा। तो अंकल, इस सब के लिए मुझे दोस्त मत दो। अगर किसी को दोस्त देना ही है तो अपने उसको अपने बेटे को दो। वुसुआंग के पास सुन लीजिए तो सोच रहा होता है लीफन, ये मेरी गलती है। मैंने अपनी आधी जिंदगी मेहनत करने में गुजार दी, फिर भी तुम्हारे लिए छोटा सा घर तक नहीं खरीद पाया। ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना बेटा। तुम्हारा डर बिल्कुल ही निकम्मा है। तभी वहाँ सवाल बोल रहा होता है आंट वुसुआंग, ये तो अजीब इत्तेफाक है, तुम दोनों यहाँ वानवाली एस्टेट ऑफिस में क्या कर रहे हो? वुसुआंग, पिछली बार जो मैंने किया था ना वो बहुत ही गलत था और मुझे सच में इसका अफसोस है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आंट वो यांसो को इंट्रोड्यूस करते हुए बोल रही होती है लीजी तो ये यांसो कुन है, उसके डैड वेस्टर्न ओबे स्कूल में डायरेक्टर हैं और उनके नाम पर एक बड़ी कंपनी भी है। वो एक पावरफुल और कोटी बंगले वाला लड़का है। उसकी फैमिली की चीजों में काफी इज्जत है। वही तुम्हारे बेटे की तो यंग मास्टर यांसो से कोई तुलना नहीं हो सकती। इन दोनों के बीच में तो आसमान और जमीन का फर्क है। तुम्हारा बेटा इस लायक नहीं है। फिर यांसो बोल रहा होता है वैसे ये बुढ़ा है कौन? वुसुआंग बता रही होती है ये बुढ़ा आदमी लीफन का बाप है, एक गाँव का बुड़बक जो सोच रहा था कि मेरे लिए घर खरीदेगा। पर असल में देखा जाए तो ये एक विला तक को ऑफर नहीं कर सकता वानवाली में। बस एक लाचार 10 लाख रुपए लेकर आया है। 10 लाख रुपए में कोई घर कैसे खरीदेगा? ये तो बस चिल्ला के बराबर है। वुसुआंग की बात सुन लीजिए तो बोल रहा होता है तुम ऐसा बताओ क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझे अंकल बुलाना चाहिए। तुमने जो कहा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हाँ, मैं गरीब हो सकता हूँ पर मेरे लिए पैसे बहुत ही मायने रखते हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? बात ये नहीं कि मैं विला नहीं करना चाहता, पर ये जगह बहुत ही महंगी है, मैं इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। आखिर कौन सा बाप नहीं चाहता कि उनके बच्चे की अच्छी जिंदगी जिए? यांसो बोल रहा होता है वुसुआंग बिल्कुल सही कह रही है, तू एक गरीब का बूढ़ा आदमी है और फिर भी यहाँ की इसकी फैमिली की बेइज्जती कर रहा है। और वो मनी में सोच रहा होता है लीफन पहले जैसा नहीं रहा, अब उसने तो काफी अंडरग्राउंड प्रोसेस को अपने तरफ कर लिया है, फिर मैं उससे पंगा नहीं ले सकता। लेकिन ये बूढ़ा आदमी लीफन का डैड है तो इसकी जितनी बेइज्जती हो सके उतनी करनी पड़ेगी। जब तक मैं इसे नीचा नहीं दिखाता तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ये मेरा बदला होगा लीफन। इतना सोच वो वुसुआंग को चाबियां देते हुए बोल रहा होता है लो वुसुआंग, ये है मेरे 130 स्क्वायर मीटर की चाबियां जो जीवन डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी में है। मैं ये चाबी अब तुम्हें दे रहा हूँ। कुछ दिनों बाद तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे की समझो। लो ये चाबी, अब सब अगर तुम्हारा है। वुसुआंग चाबी को लेते हुए बोल रही होती है सच में जीवन कम्युनिटी तो चूजों का एक हाई एंड फर्स्ट लाइन डिस्ट्रिक्ट है। ओ हनी, तुम कितने काइंड हो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इतना कहते हुए वो यांसो को किस कर लेती है। वही आंट वो कह रही होती है लीजी तो तुमने देखा इस जवान लड़की ने क्या किया? उसने मेरी बेटी को 4 मिलियन रुपए का घर गिफ्ट कर दिया और तुम एक छोटा सा घर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। कितनी शर्म की बात है। फिर हम देखते लीजिए तो वुसुआंग से कह रहा होता है लड़की ये सब क्या हो रहा है? ये आदमी तुम्हारा कौन लगता है? क्या तुम मेरी बेटी को चीट कर रही हो? तभी यांसो बोल रहा होता है बुढ़े का तुझे ऐसा सच नहीं दिख रहा? वुसुआंग मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा गरीब बेटा उसके लायक नहीं। फिर वो चुटकी बजा के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ के बोल रहा होता है यंग मास्टर साहब, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया है? और इतना कहने के साथ वो सोच रहा होता है यंग मास्टर साहब तुझे एक फेमस कोठी बंगले वाले आदमी है। मैंने सुना है कि वो फिलहाल स्वयं ऑफिस के मैनेजर के साथ एक बिजनेस डील में बात कर रहा है। वो वानवाली का असली बिग बॉस के साथ मिलने की तैयारी कर रहा है। मुझे इस आदमी को ऑफेंड करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना मेरी जॉब पर खतरा सकता है। फिर अब देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड से कह रहा होता है इस बुढ़े को यहाँ से निकाल दो, जो वानवाली बजट को अफोर्ड नहीं कर सकता उसे यहाँ लेने का कोई हक नहीं है। एक गाँव का गवार यहाँ आने के लायक नहीं है, वो इस जगह के लायक नहीं है, इसे यहाँ से भगा दो। और वो मन में सोच रहा होता है लीफन तूने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया था, मुझे बस एक मौका चाहिए था अपनी सारी बात को निकालने के लिए, और अब मैं तेरे डैड के ऊपर निकाल रहा हूँ। आखिर इस बुढ़े ने तेरे डैड होने की गलती जो की है, लीफन तेरा बुढ़ा डैड बेइज्जती के लायक ही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि लीफन के आगे पीछे मंडरा रहे होते हैं। उन्हीं में से एक बंदा बोल रहा होता है प्रेसिडेंटली फिलहाल हम ऑपरेशन पीरियड में है, वानवाली को पब्लिक के लिए ऑफिशियली खोलने में अभी थोड़ा वक्त है। हालांकि मिस्टर जो यहाँ के इंचार्ज है, लेकिन ना बड़ा फैसला लेने का हक ना सिर्फ आपको है। मिस्टर ली प्लीज जल्दी फैसला करिए। वही दूसरा बंदा बोल रहा होता है मिस्टर ली क्योंकि आप पहली बार इस ऑफिस आए हैं तो मैं लोगों को बुलवाकर आपका स्वागत करवाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड लीजितो को धक्का देते हुए बोल रहा होता है निकल जाए यहाँ से भिखारी, ये जैसे गरीब की यहाँ कोई जगह नहीं। वही हम 2 सेल्स गर्ल को देखते हैं जिनमें से पहली सेल्स गर्ल बोल रही होती है अगर हर गांव का गवाही सुनने लगा कि वो वानवाली में एक विला खरीद सकता है तो इससे तो वानवाली का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और क्या इस गवाना आने में अपनी शक्ल नहीं देखी आने से पहले? अपने औकात देख पहले बुट्टे, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी आ जाए। वही दूसरी सेल्स गर्ल बोल रही होती है मुझे इसके पास खड़े होने में भी शर्म आ रही है। फिर हम सिक्योरिटी गार्ड से बोल रहा होता है ऐसे लोगों को यहाँ आने की इजाजत मत देना, समझे?
वो सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा होता है, समझ गया यंग मास्टर साहब, अगर ये बुढ़ा आदमी दोबारा आने की जरूरत करेगा तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। तभी वहाँ लिफन आते हुए बोल रहा होता है, क्या बोला तूने? हिम्मत हो तो इस लौट के मुंह पे बोल के दिखा। ये लिफन बार बार मेरे सामने क्यों आ जाता है? लिफन, किसने तुम्हें आने दिया? तुम्हारे डैड को तो अभी अभी यहाँ से भगाया था। तुम जैसे लोग यहाँ आने के लायक नहीं हो। एक गरीब कंजूस इंसान को यहाँ आने का कोई हक नहीं है। तभी लिफन यांगसो को थप्पड़ मार देता है। क्या किया तूने निचले सुअर? क्या इतनी जल्दी मना है तुझे? फिर वो उसे और भी थप्पड़ मारने लगता है और इतने ज्यादा थप्पड़ खाने के बाद यांगसो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, जल्दी से इस कवर को यहाँ से धक्का मार के निकाल दो। इस सभी के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स एक साथ एक अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और साथ ही साथ बोल रहे होते हैं, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर साहब को थप्पड़ मारने की? आज हम तुम्हारे हाथ पांव को तोड़ देंगे। फिर लिफन अपने फिनिश को बाहर निकालता है और वो फिर सभी के सभी गार्ड्स को नीचे गिरा देता है और लिफन मन में सोच रहा होता है कि अब मेरी नौकर मुझे मारेंगे। क्या अभी तक इन्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? इन्होंने मेरे डैड को बेइज्जत करने की हिम्मत की है तो मैं इन्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड के चेयर पर लगा के उसे दबा रहा होता है और साथ ही साथ बोल रहा होता है कि तुम तो स्टूडियो ने मेरे डैड की बेइज्जती की और उनकी टांगें तोड़ने की बात कर रहे थे, तो अब मरो और याद रखना कि अगले जन्म में कभी भी किसी को नीचा मत दिखाना। तभी वहाँ मेजर भागते हुए आ रहा होता है और वो साथ साथ बोल रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है और ये सिक्योरिटी गार्ड ये कैसे मर गया? तभी यहाँ सोलिफन की तरफ करते हुए बोल रहा होता है, मैनेजर डू, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, इस आदमी ने खून कर दिया है। ये खुल्लम खुल्ला तुम्हारे इस ऑफिस में हंगामा कर रहा है। इसने तो तुम्हारे सिक्योरिटी कैप्टन को भी मार दिया। ये एक बेखुदा गुंडा है, हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और वो मन में सोच रहा होता है कि लिफन, मैं मानता हूँ कि तुम एक कल्टिवेटर हो और मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, लेकिन कानून तो कानून है ना। तुम पुलिस के ऊपर से तो नहीं हो सकते। क्या तुम सच में सोच रहे हो कि तुम गवर्नमेंट से भी ज्यादा ताकतवर हो? मैं आज यहाँ मैनेजर डू से मिलने आया हूँ ताकि वानोली के पीछे के असली मिस्टेक्स बिग बॉस से कनेक्शन बना सकूं और उनके साथ दोस्ती का रिश्ता बना सकूं। आज मैं यहाँ मैनेजर डू से मिलने आया हूँ ताकि मुझे इस वानोली के मिस्टर सोना से मिलने का मौका मिल सके। मेरा इरादा है कि मैं उनका बिजनेस पार्टनर बन सकूं। सबको पता है कि वानोली चूजों की सबसे सुंदर और महंगी जगह है। यहाँ हजारों लग्जरियस मेसेस हैं, जिनमें से कुछ तो इतने बड़े हैं कि सिर्फ हम लोग उसके बारे में सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अगर मैं किसी भी तरह उसका पार्टनर बन गया तो यहाँ से ढेर सारा पैसा कमा सकता हूँ। वरना चैन से जैसे लोगों ने इस जगह पर जगह बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी यहाँ इसे बनाने की, तो जरूर से वानोली के राइट फ्यूचर का ऐसा सोच चुका था। मैं जरूर लिफन से कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट ली, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ, बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं? लिफन बोल रहा होता है, वानोली मेरी प्रॉपर्टी है तो मुझे किसी की परमिशन लेनी होगी कि मैं यहाँ आ सकता हूँ या नहीं। मैं जरूर बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट ली, मेरा ये मतलब नहीं था, आप ना मुझे गलत समझ रहे हैं। असल में तो मिस्टर साउकुन यहाँ सिर्फ आपसे बिजनेस डील करने आए थे। ये सब सिर्फ एक बड़ी गलतफहमी है। और वो मन में सोच रहा होता है कि यांग साउकुन ये बेवकूफ है। क्या ये वही नहीं था जो कि बॉस के साथ पार्टनरशिप करना चाहता था? फिर इसे प्रेसिडेंट से पंगा क्यों लिया? उन पर हमला क्यों करवाया? तेरे दिमाग में प्रॉब्लम है क्या? तूने पुलिस के हवाले करवा रहा था। पागल आदमी, सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने और तू मुझे भी अपने साथ इस मुसीबत में घसीट रहा है। प्रेसिडेंट ने अब इस मैटर को छोड़ दीजिए और ऐसा प्रेसिडेंट की जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि फिनिक्स उसके गले को दबोच लेता है। लिफन बोल रहा होता है, क्या इस मैटर को जाने दूं? तेरी ये बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इसने मेरे डैड को यहाँ से धक्का मार के निकाला था और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं इसे छोड़ दूं? अगर मैं ऐसा करूँ तो फिर मैं एक बेटा होने का क्या फायदा? अगर मैं दोबारा सोचूं तो तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो मैं तुम्हारी जान को बच सकता हूँ, लेकिन आज के बाद तुम्हें इस जगह पर काम करने की जरूरत नहीं, तो अब निकल जाओ यहाँ से। फिर हम यांगसो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि व्हाट द हेल, क्या लिफन वानोली का असली ओनर है? डैम इट, मैं हर बार उससे कैसा जाता हूँ। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ओपोनेंट बन चुका है। तभी वह जुन जाते हुए बोल रहा होता है, तुम लोग अंधे हो गए हो क्या? तुमने प्रेसिडेंट ली के डैड को यहाँ से निकाल दिया। तुम सब नौकरी से निकलना चाहते हो क्या? एकदम निकम्मे निकले तुम लोग। वही वो दोनों सीरियस बोल रही होती है, हमसे गलती हो गई डायरेक्टर, जाओ, ये सब हमारी गलती है, हमें माफ कर दीजिए। फिर जुन लिफन के पास आकर उससे बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट ली, हमें इस मामले को कैसे संभालना चाहिए? और वो मन में सोच रहा होता है कि लिफन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन बार वालों के सामने मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी ताकि वो दूसरों के सामने अपनी इज्जत को बचा सके। फिर लिफन उसे इस से बोल रहा होता है, गुड नाइट, एक और माफी मांगो। वो उसे इसका चिल्लाते हुए बोल रही होती है, ये कैसी बदतमीजी है? बस अब मैं तुम लोगों के लिए काम नहीं करूंगी, तुम लोगों के लिए काम करना ही घिनौना है। लिफन बोल रहा होता है, तुमने मेरे डैड की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़का हो या लड़की, लेकिन तुम्हें सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। फिर लिफन उसकी बॉडी में आग लगा देता है। फिर वो इसका चिल्लाते हुए बोल रही होती है, आग, मेरी बॉडी में आग लग चुकी है, कोई मेरी मदद करो। तभी दूसरी सेल्स गर्ल अपने घुटने पे आकर लिफन के डैड से बोल रही होती है, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है, मैं अंधी हो गई थी जो कि ग्रेट माउंटेन को नहीं देख पाई, प्लीज हमें माफ कर दो। वही ये सब देखकर वो सोच रहे होते हैं, क्या सच में लिफन वो वानोली का मिस्टर ओनर है? आखिर ये कैसे हो सकता है? ऊपर से यांगसो जैसे कोठी बंगले वाले आदमी को भी यहाँ के अपने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं ताकि वो इस मिस्टर सोने से पार्टनरशिप कर सके। इन दोनों के बीच में तो कोई बेवकूफ भी समझ लेगा कि असली ताकतवर कौन है। ये कितनी शर्म की बात है, उस बुढ़े लीजितो का ही बेटा वानोली का असली ओनर निकला और मैं उसका मजाक उड़ा रही थी कि वो एक कर भी नहीं खरीद सकता। तो इसका मतलब लिफन से लड़ने में नहीं बल्कि दिमाग और औकात में भी यांगसो से कई ज्यादा आगे है। तो फिर यांगसो कुन तो उसके सामने एक लीडर से ज्यादा कुछ भी नहीं। और मैंने तो लिफन को लात मारकर अपनी लाइफ से निकाल दिया था। मुझसे बड़ा गधा और बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। फिर हम लिफन को देखते हैं जो कि अपने डैड से कह रहा होता है कि डैड, मैंने स्पेशली वानोली में आपके लिए एक मैसेज प्रिपेयर किया है, आप वहाँ रह सकते हैं।
जब भी आपके पास फ्री टाइम हो ना, तब आप गार्डन में फूलों को पानी दे सकते हो या मछली को खाना खिला सकते हो। और लिफन मन में सोच रहा होता है कि जब भी मामला खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मुझे अपने डैड के लिए एक लॉन्ग लाइफ वाली मेडिसिन पिल को तैयार करना होगा। और मेडिसिन पिल को तैयार करने के लिए बस मुझे थोड़ी सी डीमन की मेडिसिन हर्ब्स और लीड ड्रग की जरूरत है। वही लिजी तो हैरान होकर सोच रहा होता है, अभी तो बस 1 महीना हुआ था और लिफन इतना ज्यादा बदल गया, लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग हैं, मैं अभी उससे इस बारे में नहीं पूछ सकता, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए, मैं उससे इस बारे में बाद में पूछ लूंगा। लेकिन अब मेरा बेटा लिफन एक सक्सेसफुल मैन बन चुका है, तो अब मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। फिर वो लिफन से पूछ रहा होता है कि बेटा लिफन, वैसे इस मेंशन का प्राइस क्या होगा? लिफन बोल रहा होता है, ज्यादा नहीं, बस 70 या 80 मिलियन। क्या 70 या 80 मिलियन? वही देख मुझे सोच रही होती है, क्या लिफन अपने डैड को इतना बड़ा मेंशन गिफ्ट कर दिया? यंगसो ने जो मुझे 130 स्क्वायर मीटर का दिया है ना, वो इसके सामने तो कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे समधी जी, जरा मेरी बात सुनिए ना। मुझे अपना समधी मत बुलाओ, मैं तुम्हारा समधी बनने का लायक नहीं हूँ। मैं जैसा गरीब तुम्हारा समधी कैसे बन सकता है? अरे मजाक मत करो समधी जी, अगर मेरी बेटी वुसुआंग लिफन की वाइफ बन जाए ना, तो उसके लिए इससे अच्छी बात क्या होगी? समधी जी, मैं तो इन दोनों की शादी के लिए एक अच्छा दिन भी दिखवा लिया है। 1 अगस्त इन दोनों की शादी के लिए बिल्कुल सही होगी। हमें उस दिन इन दोनों की शादी धूमधाम से मनानी चाहिए। तो ये बात तय रही। लिजी तो कह रहा होता है, मैं अपने बेटे के डिसीजन को सुनना चाहता हूँ, अगर वो चाहता है तो ये शादी होगी, वरना ही नहीं हो सकती। फिर हम वुसुआंग को देखते हैं, जो कि लिफन का हाथ पकड़ते हुए उसे कह रही होती है, अरे मेरे बाबू, क्या हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से कि हम पहली बार रिलेशनशिप में आई थे? लिफन अपना हाथ छोड़ाते हुए कह रहा होता है, हाथ छोड़ मेरा, 2 टकी की घटिया औरत। लिफन की बात सुन आंट वो चिढ़ते हुए चिल्लाकर बोल रही होती है, लिफन ये तुम्हारी किस्मत है जो मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे लिए लॉयल भी है। तुम सोचते हो कि मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें अच्छी बॉडी चाहिए, उसके पास है, तुम्हें खूबसूरत चेहरा चाहिए, वो भी है, तुम्हें इससे बेहतर और परफेक्ट लड़की और कहीं नहीं मिलेगी जो तुम्हारी वाइफ बन सके। बस इतना घमंड मत करना, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बेटी से बेहतर लड़की तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। अगर विश्वास नहीं होता तो देख लेना। तभी वहाँ एम्पायर आते हुए कह रही होती है, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? तो ये है लिफन की गर्लफ्रेंड वुसुआंग। माफ करना पर तुम्हारी जैसी 36 लड़कियां ना लिफन के आगे पीछे भागती रहती हैं और हर एक दिखने में तुमसे बेहतर और औकात में भी तुमसे ज्यादा है। मेरी जांच के मुताबिक तुम एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुई थी और अभी लिफन के स्कूल में काम करती हो और तुम्हारी सैलरी 5,000 रूपए से ज्यादा नहीं है ना? तुम्हारी जैसी बदसूरत और भद्दी शकल की मेंढक जिसे कि लिफन जैसा एक राजकुमार मिल गया था, ये तुम्हारी किस्मत थी। पर अफसोस तुमने उसकी कीमत समझने की बजाय उसे ठुकरा दिया और यांगसोकुन के साथ चली गई। सच कहूँ तो 100 यांगसोकुन भी एक लिफन के बराबर नहीं हो सकते। तो तुम जरूर वुसुआंग की माँ होगी। देखा जाए तो तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं होगी, लेकिन दिखने में लगता है कि जैसे कुछ 60-70 साल की बुढ़िया हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारा एक पैर पहले कमर में रखा हुआ है ना? वही वो मन में सोच रही होती है, मैं सिर्फ 55 साल की हूँ, कमीनी लड़की, तुमने मुझे बुढ़िया कह दिया और ये भी कह दिया कि मेरा एक पैर कबर में है। तुम मुझे मारने की बदुआ दे रही है ना? और वो ये भी सोच रही होती है कि इस लड़की की फैमिली इतनी अमीर और ताकतवर है, लगता है मुझे अब इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। चलो वुसुआंग, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वहीं पीछे वहीं पाई कह रही होती है, तो अगर तुम इतने साल जी चुकी हो तो दुनिया देखने का नजरिया भी बदल लो। बस एक छोटी सी गलती और जिंदगी भर का नुकसान हो सकता है। मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारी बेटी लिफन से बेहतर और किसी को नहीं ढूंढ पाएगी। उप्स, माफ करना, मैं कुछ ज्यादा बातें कर रही थी, इस वजह से मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गई। फिर ओएंग पाई लिफन के डैड के पास जाकर उसे कह रही होती है, अंकल जी मेरा नाम ओएंग पाई है, मैं लिफन की गर्लफ्रेंड हूँ। ये कैसे हो गया है? वही ओएंग पाई को देखकर लीजी तो सोच रहा होता है, ये लड़की सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि उसका अंदाज भी एकदम सलीन है, आवाज भी इतनी प्यारी और नरम जैसे कोई शहद की बूंद, ऊपर से तमीज भी इतनी अच्छी है कि पहली मुलाकात में ही इज्जत से अंकल कहकर बुलाया। और जो बात सबसे अलग है वो है कि ये लड़की किसी भी मामले में वुसुआंग से कई ज्यादा बेहतर लगती है। क्या सब कुछ समझ में आई है या बस एक नया मोड़ है मेरी कहानी का? लिफन और ओएंग पाई दो नजर से नजर मिला कुछ बात कर रहे होते हैं, पता नहीं न जाने क्या बात कर रहे थे ये लोग। फिर हम देखते हैं ओएंग पाई लीजितो को वहाँ से ले जाते हुए बोल रही होती है, अंकल नहीं लगता है कि आप अभी तुझे आए हैं, आप मेरे साथ चलिए, हम सिटी की सैर कर आते हैं। वही लीजी तो सोच रहा होता है, बहुत सी चीजें जिस बार मुझे लिफन से पूछना है, लेकिन हद हो गई, मुझे एक चांस तक नहीं मिला। फिर हम लिफन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, डैड मेरा अगला मूव बहुत ही ब्लडी होने वाला है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इसे देखो। फिर हम देखते हैं कि यांगसो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, तभी लिफन अपने बड़े हाथ से यांगसो के गर्दन को पकड़ लेता है और उसे नीचे पछाड़ देता है। यांगसो बोल रहा होता है, लिफन तुम मुझे नहीं मार सकते, वरना मेरे पीछे जो बंदा है ना वो। तभी लिफन बोलता है, यांगसो कुन, तुम्हारे और मेरे बीच की दुश्मनी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, अभी हमारे पास बहुत वक्त है, इसलिए इसे आराम से एंजॉय करेंगे। फिर वो उसकी लात को तोड़ देता है और एक कॉइन को बाहर निकालते हुए सोच रहा होता है, यांगसो मैं तुम्हारा इस्तेमाल करने वाला हूँ एक बड़ी मछली को पकड़ने में। इतना कहने के साथ ही वो उस कॉइन को यांगसो के ऊपर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद यांगसो दर्द की मार चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आह मेरा चेहरा, लिफन तुम कमीने, तुमने ये क्या किया, ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। लिफन बोल रहा होता है, मैं तुझे दिन तकलीफ दूंगा कि तू जिंदगी भर तड़पता रहेगा। और वो मन में सोच रहा होता है, अगर इस यांगसो को मैंने एक ही बार में मार दिया तो ये इसके लिए बहुत ही आसान होगा, इसलिए मैं इसे एक दुख और तकलीफ भरी जिंदगी जीने दूंगा ताकि जो इसने मुझे दिया है उसका पूरा बदला मिले। यांगसो इतनी हिम्मत दिखाकर मेरे सामने आया है, इसका मतलब कोई तो उसके पीछे है जिसकी तब वो इतनी हिम्मत कर पा रहा है। मैं रिबन हुआ हूँ, तो इस बार अगर उस आदमी ने मेरे डैड को मारने की कोशिश की ना, तो मैं भी अपना बदला लेकर रहूंगा। जो भी मैं जाने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा। अगर इस दुनिया के लोग मुझसे लड़ने की जरूरत करते हैं तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। अगर हेवन भी मेरे खिलाफ है
है तो मैं पूरे हेवन को ही तबाह कर दूंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लीफन अपने डैड के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आया होता है। वो अपने डैड से कह रहा होता है, डैड वन ऑयली वाले मामले में मेरी किस्मत काफी अच्छी थी, जो कि चूफेवरी के पेटी चू ने मुझ पर इन्वेस्ट किया। उन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैंने उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। मुझे पता है कि ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे आपको सच बताना था, जो कि मैंने आपको बता दिया। और वो मन ही मन सोच रहा होता है, वैसे ये पूरा सच नहीं है, पर इतना सच जरूर है कि वो मान सके। माफ करना डैड, उस दुनिया की कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें नॉर्मल इंसान अभी समझने के लिए तैयार नहीं है। शायद किसी दिन ये बेटा आपको सब कुछ बता सके। ऐसा नहीं कि मुझे अपने डैड पर भरोसा नहीं है, मैं उन्हें सच सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर इस अजनबी और खतरनाक मार्शल आर्ट की दुनिया मेरे डैड के बारे में जान गई तो वो उनका पीछा कर सकती है और उसे तक कि उनकी मौत हो जाए। इस गॉड को अपने डैड की हिफाजत हर हालत में करनी होगी। लिजी तो बोल रहा होता है, तो ये बात है, ओल्ड चूई तुम्हारी मदद कर रहे थे। अगर ऐसा है तो तुम्हें चू फैमिली के ऐसे को चुकाना होगा लीफेन। एक अच्छे बेटे बनो और अपने वादे का मान रखो। फिर लीफेन अपने डैड से कह रहा होता है, डैड मुझे कई दिनों से आपसे एक बात पूछनी थी, एक जरूरी सवाल। मेरी मॉम अब वो कहाँ है? इतना पूछने के साथ ही वो मन ही मन सोच रहा होता है अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज में। मुझे याद है कि मॉम हमें छोड़कर चली गई थी जब डैड की मौत हुई थी, तभी वो उन्हें एक बार भी देखने नहीं आई। मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि आखिर मॉम है कहाँ और वो उस वक्त आपको देखने क्यों नहीं आई थी, वो आखिर थी कहाँ। और डैड ने भी मुझे मॉम के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मैं पहले भी कई बार उनसे इस बारे में पूछ चुका हूँ, लेकिन वो हमेशा कतरा जाते थे। घर में मॉम की एक फोटो तक नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मेरी मॉम बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन तब सिर्फ मैं 1 साल का था और मैं 21 साल का हो चुका हूँ। इन पिछले 20 सालों में मैंने मॉम को एक बार भी नहीं देखा। क्या डैड सच में रो रहे हैं? मेरे डैड हमेशा से बाहर से भोले भाले और अच्छे इंसान लगते थे, शायद थोड़े डरपोक भी दिखते थे, लेकिन असल में वो अंदर से बहुत ही मजबूत है। ऐसा लगता है कि मॉम का मामला सिर्फ इतना सीधा साधा नहीं है जितना कि मैं सोचता था। शायद तब कुछ ऐसा हुआ था जो मॉम को मजबूर कर गया कि वो मुझे और डैड को छोड़कर चली जाए। मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। जिसने भी ये चाल चली है, कोई भी हो, अगर किसने मेरी फैमिली की शांति को तोड़ने की हिम्मत की है, मैं उनको बहुत ही बुरी तरह से तबाह कर दूंगा। तभी लिजी तो बोल रहा होता है, लीफेन मैं तुम्हें अभी तुम्हारी मॉम के बारे में नहीं बता सकता। मुझे डर है कि तुम्हारी ताकत अभी काफी नहीं है। मुझे पता है कि तुम कुछ मार्शल आर्ट जानते हो, लेकिन ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। अगर तुम अपने मॉम को बिना सोचे समझे ढूंढने के लिए निकल पड़े तो तुम उनकी जान खतरे में डाल दोगे और इससे वो लोग यहाँ आ जाएंगे जो तुम्हें मुझे मारना चाहेंगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान इस चक्कर में गवा दो। लेकिन एक बात जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, तुम्हारी मम्मा इस छोटी सी फैमिली से बहुत ही प्यार करती थी। वो तुमसे बहुत ही प्यार करती थी लीफेन। उन्होंने सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ किया था। प्लीज समझने की कोशिश करो लीफेन। और अब चलो, मुझे वापस मोटर छोड़ दो लीफेन, मैं बहुत ही थक गया हूँ। लीफेन बोल रहा होता है, रुको, आप अब तक मोटर में ही रुके हुए हैं। आपको पता है ना कि मैं वानवाली का ऑनर हूँ। लिजी तो बोल रहा होता है, लीफेन मुझे पता है कि तुम वानवाली के बड़े बॉस हो और तुमने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया है। बस समझने की कोशिश करो। मैं एक गरीब इंसान जो कभी भी ऐसा आराम का दर नहीं डाल पाया और शायद जिंदगी भर नहीं डाल पाऊंगा। तुम्हारा डैडी का इंसान है। मैं पूरी जिंदगी बस सिंपल तरीके से जीता आया हूँ। 5 स्टार होटल, विला या कोई शानदार मेंशन, ये सब मेरी फितरत में नहीं है। फिर हम देखते लीजिए तो वहाँ से जा रहा होता है। वही लिफेन सोच रहा होता है, पूर्वजों ने कहा है कि श्रद्धा वो है जो बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं। बच्चों का फर्ज होता है कि वो अपने पेरेंट्स की इच्छा का मान रखे, उन्हें पीसफुल लाइफ जीने दे जैसे वो चाहते हैं। पास्ट लाइफ में मैंने वो के साथ मेरे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंस दी की ना। मैं सिर्फ अपने डैड के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गया, बल्कि उन्हें अपनी मुसीबत में भी खींच लिया और इसी वजह से किसी ने उन्हें मार दिया। इस बार मुझे अपनी जान लगा कर भी अपने डैड की पीसफुल लाइफ को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर अगले सीन में मैंने तो किसी के साथ वीडियो कॉल पर देखते हैं। यंग सॉन्ग वीडियो कॉल पर कह रहा होता है, यंग मास्टर सॉन्ग आपको लीफेन को खत्म करना होगा। वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा बन चुका है। यंग मास्टर सॉन्ग अब उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। सॉन्ग कह रहा होता है, साकुन फिक्र मत करो, थोड़ी देर हो जीने दो उस लीफेन को, उसका टाइम भी आने वाला है। मेरा तुमसे वादा है। उस गधे सिंह के सेट मास्टर सीतुकांग से पंगा ले लिया है और मास्टर सीतू बहुत ही गुस्से में है। अब लीफेन जल्दी मरने वाला है। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीतू खुद ही लीफेन को खत्म कर देगा और फिर सब कुछ अपने आप निपट जाएगा। लेकिन एक बैकअप प्लान हमेशा अच्छा होता है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं अभी कुछ तैयार करता हूँ। मैं किसी को ढूंढूंगा जो लीफेन को अच्छा सबक सिखाए। तू टेंशन मत ले, सब सेट है, ये काम मुझ पर छोड़ दे। फिर अगले सीन में डायरेक्टर यहाँ को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, पिछले 2 दिन से उस बुढ़े आदमी पर नजर रखी है ना, तो कब एक्शन लेने वाले हो? यंग सॉन्ग को भी घायल है और हॉस्पिटल के बेड पर पड़े रहने को मजबूर है। यंग मास्टर सॉन्ग ने मुझे कहा है कि उस बुढ़े आदमी को सबक सिखाऊं। हमारी असली मंजिल लीफेन के फादर है ना? तभी दूसरा एक बंदा बोल रहा होता है, बॉस हम उस पर नजर रखे हुए हैं। टारगेट इस वक्त एंटीक स्ट्रीट पर है, बिल्कुल हमारी शॉप के सामने। डायरेक्टर यंग बोल रहा होता है, बढ़िया, गांव के गवर बुड्ढे बस तैयार हो जाए ग्रेट शो देखने के लिए। फिर अगले सिनेमा में लिजितो को देखते हैं, जहाँ वो लिजितो से कह रही होती है कि अंकल ये चूजों की फेमस एंटीक स्ट्रीट है, आप यहाँ थोड़ा घूमिए, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। लिजी तो बोल रहा होता है, ठीक है मिस सोयांग, मैं बस यहाँ ऐसे ही थोड़ा इधर उधर घूम लेता हूँ। फिर लिजी तो एक एंटीक शॉप पर जाके मिट्टी की किसी चीज को उठाता है और उसे देखते हुए सोच रहा होता है, ये कितना सुंदर है ना, सोच रहा हूँ क्या मिस सोयांग को पसंद आएगा। वही हम पीछे एक बंदे को पास लेके भागते हुए देखते हैं जो कि लिजितो के पास आके चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, अरे बुड्ढे सामने से हट। इतना कहने के साथ ही वो लिजितो से जाके टकरा जाता है, जिससे लिजितो नीचे गिर पड़ता है। वही वो बंदा बोल रहा होता है, हाय वे मेरा ब्यूटीफुल वास, तुझको ये क्या हुई?
वही नीचे पड़ा लीजिए तो बोल रहा होता है सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दो। फिर वो बंदा लीजिए तो की कॉल पकड़ते हुए बोल रहा होता है साले बुड्ढे सॉरी बोलने से क्या होगा, तुझे पता है भी वो रियान बस का चीनी मिट्टी का वास था, अगर तोड़ दिया तो कीमत चुकानी पड़ेगी, जल्दी से पैसे निकाल और भरपाई कर वरना कसम से तेरा काम तमाम कर दूंगा बुड्ढे। वही बंदा बोल रहा होता है तूने वो चीनी मिट्टी का वास जानबूझकर तोड़ा है ना। उस बंदे की बात सुनकर लड़का बोल रहा होता है अरे तू बीच में मत पड़, तुझे पता भी है कि वो शॉप किसकी है, वो दिनेश सेंगलियो की शॉप है। वही उस लड़के की सिस्टर बोल रही होती है भाई चुप हो जा वरना वो लड़का तेरे पीछे पड़ जाएगा। वही एक और बंदा बोल रहा होता है दिनेश सेंगलियो यहाँ की सबसे बड़ी एंटीक शॉप है, पूरी एंटीक स्ट्रीट में मिस्टर लियो का बैकग्राउंड इतना बड़ा है कि कोटी बंगले वाले लोग भी उससे पंगा नहीं ले सकते, हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए। फिर हम लीजितो को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है अरे एक मिनट रुक जाओ मुझे बताओ कि कितने का था, शायद मैं भरपाई कर सकता हूँ। और वो मनी मन सोच रहा होता है सच बोलो तो ये बात मुझे देखने में सिर्फ 100 रुपए का लगता है। गाइस अभी हमें इस बंदे का नाम नहीं पता है तो अभी के लिए हम इस बंदे को ब्रदर डी कहकर बुलाने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। ब्रदर डी बोल रहा होता है उस वास की कीमत 5 लाख थी तो अब जल्दी से निकाल। 5 लाख? क्या मुझसे मजाक कर रहा है तू? ब्रदर डी लीजितो की कॉल पकड़ते हुए बोल रहा होता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ चुपचाप पैसे निकाल बुड्ढे, ये 5 लाख रुपए का था। वही लीजितो सोच रहा होता है बस यही डर था मुझे, एक स्कैमर सड़क पर चलते हुए सबसे बेकार इंसान जो मिल सकता है वो यही है। फिर ब्रदर डी लीजितो को धक्का देते हुए बोल रहा होता है बुड्ढे जल्दी से पैसे निकाल और भरपाई कर या फिर मेरे साथ चल, साथ मेरे बॉस के पास तेरे लिए कोई सॉल्यूशन हो। लीजी तो बोल रहा होता है भाई थोड़ा भाव कम कर सकता है, मैं 5 लाख रुपए नहीं दे सकता, शायद हम बातचीत से बात सुलझा सकते हैं। वो जो बंदा पहले यहाँ खड़ा था ना उसने भी कहा था कि तू ही था जो मुझसे पहले टकराया था, साफ दिखा कि तूने जानबूझकर किया है, तो देखा जाए तो मैं तो बस। ब्रदर डी बोल रहा होता है साले बुड्ढे तो मेरा वास तोड़ दिया और ऊपर से मुझे ही दोष दे रहा है, क्या तू मार खाना चाहता है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, पैसे दो बुड्ढे वरना अपने शौकों के आज तुम यहाँ से अपने पैरों पर घर वापस न जा पाओ। इतना कहते हुए वो कुछ लोगों को बुला लेता है जो कि लीजितो को घेर लेते हैं। लीजितो बोल रहा होता है मैं सच में इतनी रकम अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या तुम लोग बिल्कुल हार्टलेस हो। और वो मनी मन सोच रहा होता है मेरे पास अपनी सेविंग में 10 लाख रुपए हैं, लेकिन वो पैसे मैंने लिफेन की शादी के लिए रखा है, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, लेकिन ये पैसे मैं इन लोगों को नहीं दे सकता। फिर लीजिए तो बोल रहा होता है 50,000, मैं सिर्फ 50,000 रुपए दे सकता हूँ, बस इतना अफोर्ड कर सकता हूँ मैं, प्लीज समझो। ब्रदर डी बोल रहा होता है क्या सिर्फ 50,000 रुपए, तू एक कंजूस बुड्ढा है, क्या तुझे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, अब प्राइस बढ़कर 6 लाख हो गया, नहीं रुक जा 7 लाख रुपए, क्या तुझे लगा मैं यहाँ मजाक कर रहा हूँ, अगर तूने और बकवास की तो मैं 10 लाख रुपए तक बढ़ा दूंगा, मेरा आवाज मेरे रूल्स तूने तोड़ा तुझे भरना पड़ेगा, समझा। लीजिए तो सोच रहा होता है ये लोग बिल्कुल भी समझने के लिए तैयारी नहीं, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं मिस के साथ शॉपिंग के लिए आता ही नहीं, अब मेरी वजह से लिफन भी इस मुसीबत में फंस जाएगा। फिर लीजिए तो ब्रदर डी के सामने हाथ जोड़कर बोल रहा होता है मेरे पास सच में तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है तो प्लीज मुझे जाने दो। ब्रदर डी बोल रहा होता है तुम्हें छोड़ दूं, क्या तुम्हें लगता है कि मामला इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हारी फैमिली में से किसी को बुलाओ ताकि वो पैसे लेकर तुम्हें यहाँ से छुड़ा सके। फिर ब्रदर डी के बंदे लीजितो को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ वही आ जाती है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है वही रुक जाओ, मैंने कहा वही रुक जाओ। और वो सोच रही होती है मैं तो बस टॉयलेट करने के लिए गई थी और जब मैं वापस आई तो ससुर जी तो कहीं दिख नहीं रही थे, वो तो अच्छा हुआ मैंने यहाँ जमी हुई भीड़ को देखा, इससे मुझे अंदाजा लग गया कि यहाँ पक्का से कुछ बुरा हुआ है और मैं यहाँ देखने के लिए आ गई। अगर लिफे को पता चलेगा कि मैंने अंकल को खोजा था तो मैं उसे कैसे समझाती, शायद वो जिंदगी भर मुझसे नफरत करता, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। देखकर लगता है कि अंकल ही किसी मुसीबत में फंस गए हैं, अरे नहीं मेरे ससुर जी किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मैंने कहा रुक जाओ, तुम नीचे दर्जे के गुंडे, एक बेकार से ज्यादा कुछ नहीं, क्या तुम्हें पता भी है वो बुरा आदमी कौन है, तुम निकम्मे इंसान, जवाब दो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ससुर को दिन रात लूटने की, क्या तुम इसमें इसको छोटी चीज समझ रहे हो, तुम खुद अपनी मौत बुला रहे हो, सुना तुमने जो मैंने कहा, तुम जैसे समाज के कचरे, निकम्मे और बेकार इंसान, मैं तुम्हें कसे की तरह काट कर यहाँ चूजों के साथ कुत्तों को खिला दूंगी, मजबूर मत करो मुझे, सुनहरी बालों वाले। ओएम भाई की बात सुन ब्रदर डी बोल रहा होता है कौन है जो कि इस बूढ़े को बचाने आया है, अरे ब्यूटी तुम्हारी जुबान तो काफी तीखी है, अगर इस बुड्ढे की मदद करनी है तो बस 10 लाख कैश निकाल दो और फिर इस बुड्ढे को यहाँ से आराम से ले जा सकती हो, मैं एक समझदार और इज्जतदार आदमी हूँ, बस मेरे नुकसान की भरपाई कर दो और मैं इसे छोड़ दूंगा। वैसे भी अगर ये बात सबके सामने आ भी गई तो भी तुम कुछ साबित नहीं कर सकोगी, तो फिर इतनी मेहनत क्यों नहीं करनी। और वो सोच रहा होता है सच कहूँ तो इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहली बार देखी है। ओएम भाई बोल रही होती है क्या बस 10 लाख, ठीक है ये लो चेक, अब मेरे ससुर जी को जाने दो। फिर बता डी ओएम भाई के हाथ से चेक को छीन लेता है और साथ ही साथ बोल रहा होता है तुम्हें लगता है कि बस एक कागज पर 10 लाख लिख दिए और काम हो गया, मैं कैसे मान लूं कि ये चेक असली है या नकली, मुझे सिर्फ कैश चाहिए। और वैसे भी ये प्रॉब्लम उस बुड्ढे की है, अगर तुम्हें उसे बचाना है तो कम से कम 20 लाख नहीं 30 लाख रुपए देने होंगे। ओएम भाई बोल रही होती है मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ ये 10 लाख का चेक लो और यहाँ से दफा हो जाओ, तुम मुझसे या मेरे ससुर से पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, सुनहरी बालों वाले, देर होने से पहले चेक को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। और वो सोच रही होती है आज मैं अपने बॉडीगार्ड्स को साथ लाना भूल गई, जब अंकल को शॉपिंग के लिए ले जा रही थी तो उनका ध्यान नहीं रहा, अगर मैं अपने बॉडीगार्ड्स को कैरी करती ना तो इन लोगों की औकात भी नहीं होती कि मुझे अंकल को हाथ लगा सके। ब्रदर डी बोल रहा होता है हे ब्यूटी ये जो तुम यहाँ से दफा हो जाने की बात कर रही हो क्या वाकई कुछ सीरियस होने वाला है, अगर मुझे 30 लाख रुपए नहीं मिले तो तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता, लड़कों के लो इन्हें। फिर हम देखते हैं ब्रदर डी के लड़के ओएम भाई और लीजितो को धक्का देते हुए ले जा रहे होते हैं, वही उन्हीं में से एक लड़का बोल रहा होता है हे बुड्ढे पैसे दो वरना उस लड़के के साथ हमारे साथ चलो।
फिर हम देखते हैं कि वो लोग शॉप के अंदर आगे होते हैं जहाँ बदर डी बोल रहा होता है अपनी फैमिली मेंबर्स को कॉल करो और उनसे कहो कि कैश लेकर आए, वरना तुम दोनों में से आज कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, बस खड़े रहो यहीं। और वो सोच रहा होता है मास्टर लियो ने मुझसे कहा था कि इस बूढ़े का ऐसा उल्लू बनाओ कि उसे वाकई में लगे कि वासुजी ने तोड़ा है। उसके बाद हमें इसे एक अच्छा सबक सिखाना है। पहले इसका सारा पैसा निकाल लो, फिर इसकी टांगे तोड़कर सड़क पर फेंक दो। किसने कहा था इसके बेटे को यंग शकुन और यंग मास्टर सॉन्ग से पंगा लेने को? अब भुगतो। और ये ब्यूटी कौन है मुझे नहीं पता, पर इसने इस बूढ़े की मदद करने की हिम्मत की है, तो इसने अपनी मुसीबत को बुला लिया है। फिर हम देते हैं लीजिए तो यंग पैसा कह रहा होता है मिस ओयांग मुझे माफ कर दीजिए, आप भी मेरी वजह से इस मुसीबत में फंस गई। वो यंग बोली होती है अंकल चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी लिफन को अलर्ट कर दिया है, वो जल्दी हमें बचाने के लिए आता होगा और मैं श्योर करूंगी कि ये नीचे सारा अपने गुनाहों की सजा भुगते। अंकल बस शांत रहो और अपने बेटे का इंतजार करो, उस पर भरोसा रखो। वही वैम्पायर की बात सुन बदर डी बोल रहा होता है हाँ तुम मुझे सजा दोगे, अब मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है जो यहाँ के मुझसे पंगा ले सके। फिर वो लियो को कॉल करता है और कॉल पर लियो से कह रहा होता है हे बॉस लियो, आपने जिस बूढ़े को पकड़ने को कहा था उसे पकड़ लिया गया है, क्या आप उसे देखना चाहोगे? वो जब कॉल पर बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक बंदा गायब हो जाता है। ये देख दूसरा बंदा बोल रहा होता है बदर डी नियो भी अभी यही था, लेकिन वो गायब हो गया, कोई हमें सिक्का बना रहा है। वही बदर डी बोल रहा होता है ए कौन है वहाँ, सामने आओ। तभी दूसरे बंदे को भी कोई पीछे से खींचने लगता है। वो बंदा बोल रहा होता है बदर डी मुझे बचाइए। वही बदर डी ये देख कि उसके सभी लड़के एक करके गायब हो रहे हैं, उसकी फटकी हाथ में आ जाती है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है हे मैं तुम लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, कहाँ तुम लोग, अरे कोई तो आंसर करो। तभी वहाँ लिन्यू आती है और वो उसके टोन में बोल रही होती है अंकल क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं, तो क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? वही लिन्यू को देख बदर डरते हुए बोल रहा होता है हाँ तुमने मुझे डरा दिया, तुम छोटी बच्ची, तुम यहाँ कहाँ से आ गई, तुम कौन हो? क्या वो तुम्ही थी जिसने पुट्टे तरीके से मेरे लड़कों को गायब कर दिया? लिन्यू बोल रही होती है अंकल लिटिल लिन्यू तो ऐसी गंदी हरकत कर ही नहीं सकती, जस्ट किडिंग, मरने का वक्त हो गया है तुझे सन। मार खाने के बाद बदर डी बोल रहा होता है भूत डीमन गर्ल व्हाट द हेल, मुझे यहाँ से भागना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं कमीने। कौन था वो जिसने की मुझे दांत मारने की हिम्मत की, कौन था वो? फिलिप बदर डी की गर्दन पकड़ते हुए उस हवा में उठा लेता है और बोल रहा होता है बहुत समझदार हो तुम, इतनी हिम्मत की मेरे डैड से पंगा ले लिया। वही बदर डी बोल रहा होता है क्या तुम भी उस छोटी भूतिया बच्ची के साथ हो? मेरा गला छोड़ो और मुझे जाने दो, तुमने हमारे एरिया में आके हमें मारने की कोशिश की, मास्टर लिए तुम इसकी सजा देंगे। लगता है तुझे दूसरों के साथ स्कैम करने का बड़ा शौक है, तो चलो तेरा जबड़ा तोड़कर देखते हैं कि अब तो दूसरे के साथ स्कैम कर पाता है या नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर लियो अपने बंदे को लेकर आ जाता है और वो लीफेन को रोकते हुए कह रहा होता है उसके साथ डील करना बंद करो, लेकिन हम देखते हैं कि लीफेन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और बदर डी के चेहरे पे एक दो से लात मारता है। ये देख मास्टर लियो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कमीने, मैं तुझे रुकने को कहा था फिर भी तूने उसे पीना जारी रखा, लगता है तेरी हिम्मत सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तू क्या समझता है अपने आप को जो कि मेरे सामने कर रहा है और मुझे हुक्म देने की हिम्मत कर रहा है? मैं कौन हूँ? सुन बे कमीने, मैं शॉप का ऑनर हूँ, इस पूरी सिटी में कोई भी मुझे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता। बच्चे ये सब तेरे बुढ़े बाप की गलती है, पहले उसने मेरे एंटीक्वास को तोड़ा और फिर तूने मेरे आदमी को मारा, अब बता इस मामले को कैसे सुलझाया जाए? तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी कमीने। बच्चे तू और तेरा बुढ़ा बाप यहाँ से जितना नहीं जाओगे जब तक मुझे मेरा 30 लाख रुपए कैसे मिलता, अगर आज पैसा नहीं मिला तो तुम सबकी मौत पक्की है, समझा? अच्छा तो तू इस जगह का मालिक है, तो फिर और भी आसान हो गया मेरे लिए, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मेरे डैड के लिए 100 मिलियन रुपीस का मुआवजा दे, तभी मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा, वरना तू अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। ओलिवर सोच रहा होता है तुमने मेरे डैड के साथ स्कैम करने की हिम्मत कैसे की, लगता है तुझे जीने का शौक नहीं रहा। मास्टर लियो बोल रहा होता है बच्चे क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? पता है आज तक किसी ने मेरे सामने इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर मास्टर लियो बोल रहा होता है मैं तुझे काफी मौका देता हूँ बच्चे, कोई भी जुगाड़ लगा और मुझे मेरे 30 लाख रुपए ला कर दे, वरना तुम लोग आज यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे, जिसे मर्जी बुला फर्क नहीं पड़ता, अंजाम वही होगा। तुझे मारना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, दोनों रास्ते मेरे लिए एक जैसे ही है, अगर खुद को बचाने के लिए किसी को बुलाना है तो जल्दी कर, तेरा वक्त खत्म हो रहा है बच्चे। लीनो बोल रहा होता है अगर तुझे धीरे धीरे गेम खेलने का शौक है तो ठीक है, मैं तुझे सबके सामने इस चुनों के लोगों की आंखों के सामने तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इतना कहने के साथ ही वो अपने फोन को बाहर निकालता है। वही मास्टर लियो बोल रहा होता है तू कॉल करे या ना करे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज तू यहाँ से आसानी से बचकर नहीं निकलने वाला, तुझे असल में समझ ही नहीं आ रहा है कि तू लड़ किससे रहा है। लीवा बोल रहा होता है ये बात तो मुझे तुझसे कहनी चाहिए थी कि तू बिल्कुल नहीं जानता कि तू किससे पंगा ले रहा है। इतना कहने के साथ ही वो किसी को कॉल करता है। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद मास्टर लियो बोल रहा होता है बस बहुत वक्त दे दिया मैंने तुम्हें, अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, लड़को जाओ और उसे खत्म कर दो। तभी पीछे से आवाज आती है अरे सब लोग साइड हटो, बदसी आ रहे हैं। कौन है यहाँ का इंचार्ज, जल्दी मेरे सामने आ। मास्टर ली बदसी के पास आके उससे कह रहा होता है कि अरे बदसी किसने आपको मेरे इलाके में ऑफेंड कर दिया, बताओ मुझे, मैं अभी उसको सबक सिखाता हूँ। अगर ये बात नहीं है तो क्या आप यहाँ एंट्री करने आए हो?
मैं तुरंत किसी को भेजकर जो चाहिए वो मंगवा देता हूँ और पैसों की तो कोई झंझट ही नहीं, बिल्कुल फ्री में आपके लिए। लेकिन हम देखते हैं कि बदसी मास्टर लियो को इग्नोर करके लीफे के पास चला जाता है और उसे कह रहा होता है, मिस्टर ली आपने मुझे बुलाया, बताइए आपको मुझसे क्या काम था। लीफे बोल रहा होता है, सी इस कंपनी ने मेरे डेट के साथ स्कैम करने की हिम्मत की है और यही नहीं, इसने मेरे डेट को धमकाने तक की हिम्मत की है, तो बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए। परदेसी सोच रहा होता है, क्या एक और अभी कुछ दिनों पहले तो सियाफू ने मिस्टर ली से पंगा लिया था और अब फिर से किसी और ने पंगा ले लिया। अब कौन है जो मिस्टर ली से पंगा ले रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर वो मास्टर लियो की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वही मास्टर लियो बोल रहा होता है, परदेसी एक मिनट रुको, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। लेकिन परदेसी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और जाकर उसे थप्पड़ मार देता है। कमी ने क्या कहा, एक्सप्लेन, तेरी बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। फिर वो उसे लाते मारने लगता है और साथ ही साथ बोल रहा होता है, बड़ी हिम्मत वाले हो, हाँ, जो कि तूने मिस्टर ली की बेइज्जती करने की हिम्मत कर ली, लगता है तुम्हें जीना पसंद नहीं। तभी बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, बदरबा यहाँ आ रहे हैं, सब लोग उनका स्वागत करो। वहीं बदरबा को आते हुए देख मास्टर लियो सोच रहा होता है, बहुत बढ़िया, बदरबा मुझे बचाने के लिए यहाँ आ गए और तुम्हारा खेल खत्म पागल लड़के। फिर हम देखते हैं बदरबा सौ के अंदर आ जाता है। वहीं नीचे पड़ा मास्टर लियो बोल रहा होता है, बदरबा इस कमरे लीफे ने मुझे डराने की हिम्मत की है, आपको इससे मेरा रिवेंज लेना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि बदरबा मास्टर लियो को इग्नोर करके लीफे के पास जाकर उसके सामने झुकते हुए बोल रहा होता है, मास्टर लियो हम तैयार हैं, मैंने अपने नीचे काम कर रहे सभी लोगों को बुला लिया है, हजारों लोग बाहर खड़े हैं, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। फिर वो पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, जिस किसी ने मिस्टर ली को ऑफर करने की हिम्मत की है ना, उसे जिंदा मत छोड़ना। फिर हम देखते हैं कि बदरबा की बात सुन मास्टर लियो का एक बंदा उससे बोल रहा होता है, मास्टर लियो हम क्या करें, जल्दी कुछ सोचिए। फिर हमें बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है कि ये तो मेरे चेफू हैं, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं। वही चिल्लाने की आवाज सुन मास्टर लियो बहुत ही खुश हो जाता है और वो सोच रहा होता है, क्या मेरा चेफू। इतना सोचने के बाद वो लीफे से बोल रहा होता है, कमीने बच्चे, मेरे अंकल यहाँ आ गए हैं, मेरा चेन मेरा अंकल है, उनके सामने तेरे इन लोगों को भी झुकना होगा। फिर मेरा चेनफू को अंदर को देखो सोच रहा होता है, मेरा चेनफू मेरा दूर का रिश्तेदार है, इसलिए वो मुझे यहाँ बचाने के लिए आया होगा। सिर्फ वो का मेरा बदतमीज लीफन कोई नहीं, बल्कि ये बदस्सी और जीवा को भी तुम सबको सजा मिलेगी। अंकल चैन मुझे बचाइए, यहाँ कुछ लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है। अंकल चैन आप उधर कहाँ जा रहे हैं, मैं यहाँ हूँ, क्या आप मुझे भूल गए, मैं आपका मामा का चाचा का बुआ का लड़का हूँ। हेलो अंकल चैन, आप सुन रहे हैं ना, मिस्टर ली ने इस बार में जानकारी इकट्ठा की है, ये न्यूयॉर्क से एंटी स्ट्रीट में टूरिस्ट के साथ स्कैम करता है और उन्हें अपनी ताकत से धमकाता है और ये पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा किया हो। हमें इस क्रिमिनल को जितना जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए। मिस्टर ली मुझ पर विश्वास कीजिए, मेरे इस बॉस लियो से कोई भी लेना देना नहीं है। इतना कहने के साथ ही वो मन में सोच रहा होता है, मूडा मानसून वाले मामले में अगर मिस्टर ली ने उस वक्त मदद नहीं की होती तो अंजाम काफी बुरा होता। ये सिर्फ आपकी वजह से है कि आज भी मैं मेयर हूँ, आप मेरे लिए गुड लक है मिस्टर ली, मैं कभी भी आपके खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता मिस्टर ली। इतना सोचने के बाद वो बुरा होता है, मिस्टर ली ये आदमी पहले भी मेरे पास आया था और मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी, पर मैंने उसे मना कर दिया था, इतना परेशान करने वाला इंसान है ये। फिर वो मन में सोच रहा होता है कि जो भी लीफन का साथ देगा उसे इनाम मिलेगा, यही वजह कि मैं चैन लियो का साथ नहीं दे सकता। फिर हम देखते हैं कि 100 के बाद कैसा टेंशन लगते हैं, जिन्हें देख वहाँ खड़ा एक बंदा बोल रहा होता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मिलिट्री वो यहाँ क्यों आई है। फिर हम देखते हैं कि टैंक्स में से सोल्जर शॉप के अंदर मास्टर ली के ऊपर गन पॉइंट करते हैं, क्या लेजर्स, लेकिन ये मेरे ऊपर क्या कर रही हैं। फिर हम देखते हैं कि कार में से सूरम बाहर निकलते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर ली सॉरी, मुझे आने में देरी हो गई। फिर वो लीफे के पास जाकर उसे ग्रीट करता है और साथ ही साथ बोल रहा होता है, मेरे दोस्त की बेटी सुपरस्टार मूडा मानसू की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उठाकर मिस्टर ली ने एक बड़ा एहसान किया है देश पर। मेरे एक आदमी ने मुझे आपकी कॉल के बारे में बताया, मैं तुरंत समझ गया और बिना देरी के यहाँ आ गया, लेकिन शायद मैंने कुछ ज्यादा कर दिया, इम्यूनिटी सूरज को यहाँ लाके, इसके लिए प्लीज मुझे माफ करिएगा। फिर हम मास्टर लियो के बंदे को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, ये कैसी हालत हो गई है, क्या हमने किसी बड़े आदमी को ऑफेंड कर दिया है, क्या यहाँ कोई जंग छिड़ने वाली है, और यहाँ तो आर्मर्ड व्हीकल और स्नाइपर्स तक आ गई है, आखिर ये बंदा है कौन। वही मास्टर लियो को देखते हैं जो कि अपने पकड़ को पॉइंट हुए देख लड़की मार सोच रहा होता है, साले अंशों की वजह से सब गड़बड़ हो गया, उस हरामी ने लीफर को प्रवोक कर दिया और अब हम सब फंस गए। कसम से मन तो ऐसा हो रहा है कि अभी के अभी जाकर उसे आंसू के अजय तोड़ दूं, उसके पूरे खानदान को तबाह कर दूं। लगता है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है ना। अब तो मिलिट्री तक आ गई है, ये बंदा है कौन, यांगसो ने किस बड़ी मुसीबत को ऑफेंड कर दिया, क्या उसने पहले इस बच्चे का बैकग्राउंड चेक नहीं किया था, वो सच में गधा है। इतना सोचने के बाद वो लीफन के सामने झुकते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर ली मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको नाराज कर दिया, प्लीज मुझ पर रहम दिखाइए, प्लीज मैं मरना नहीं चाहता। तभी लीफन मास्टर ली को थप्पड़ मार देता है और बोल रहा होता है, मैं पहले ही तुम्हें वार्निंग दे चुका हूँ गधे, क्या तूने मेरे डैड से माफी मांगी, क्या तूने जबरदस्ती उनसे 30 लाख रुपए नहीं मांगे थे, अगर इतनी ही लालच है तो एक बॉयफ्रेंड तुझे 30 लाख रुपए देगा, क्या हिम्मत है तुझे मुझसे पैसे लेने की, एक बार हाथ बढ़ा के तो देख, मौत तेरी तरफ पड़ेगी। इतना कहने के बाद वो उसे और भी थप्पड़ मारने लगता है। फिर मास्टर ली लीफन के सामने भीख मांगते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर ली मैं आपसे पैसे लेने की मन नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी आपको या आपके डैड को पैसा नहीं करूंगा, बस मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दो तुझे कीड़े, इस लौट के पूरी तरह एंटरटेन होने से पहले मजाक कर रहा है क्या, बेचारा बोला वाला कथा अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अब तो जैसा दुख क्या होता है वो महसूस होगा। सी अपने आदमी को लेकर आओ और इसके पैर को तबाह कर दो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये नीचे से कैसे तड़पता है। ब्रदर्स बोल रहा होता है, जी मिस्टर ली मैं अभी आपका काम करता हूँ, हमारे बिग बॉस का ऑर्डर मिल चुका है, इस दुकान को चूर चूर कर दो, ये किसी काम की नहीं है। वैसे अंदर का डेकोरेशन तो काफी महंगा और नया लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे भी तोड़ दो, मैं चाहता हूँ कि ये जगह बिल्कुल बर्बाद हो जाए, लड़को शुरू हो जाओ।
फिर वो लोग डंडे से शॉप को तोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। वही मास्टर लियो उन्हें रोकते हुए बोल रहा होता है, रुको प्लीज, मेरी शॉप को नहीं, प्लीज। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और शॉप को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये देख मास्टर लियो बोल रहा होता है, प्लीज मेरी शॉप को मत तोड़ो, मैंने इसे तैयार करने में बहुत सारा पैसा खर्च किया है, तो प्लीज इसे नहीं। वही लीफेन बदतमीज से बोल रहा होता है, जी बा, इस पूरी दुकान को मिट्टी में मिला दो। समझ गया मिस्टर ली। फिर हम देखते हैं कि जेसीबी ने मास्टर लियो की पूरी शॉप को मिट्टी में मिला दिया होता है। ये देख मास्टर लियो बोल रहा होता है, मेरी शॉप, मेरी ब्यूटीफुल शॉप, तुमने ये क्या किया? मैंने इसे रेनोवेट करने में 10 मिलियन रुपए खर्च किए थे। फिर लीफेन बोल रहा होता है, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ इस जगह को रिपेयर करने के लिए, ताकि मेरे आदमी इस दुकान को 3 बार और तोड़ सके। ये तुम्हारी सजा होगी। अगर तुमने दोबारा सीधे साधे लोगों के साथ स्कैम करना चाहा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तुम कमीनो, तुमने मेरे डैड को परेशान करने की हिम्मत की है तो अब जाओ नर्क में। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन अगर तुमने मेरे डैड के पैसों को लूटने की हिम्मत की है तो तुम्हें नर्क ही जाना होगा। ये सब देख लीजिए तो बुरा होता है, लीफेन ये सब कौन है? क्या ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? फिर हम देखते हैं कि लीफेन अपने डैड के साथ वहाँ से जा रहा होता है। वहीं बाकी सभी लोग पीछे झुके हुए होते हैं। तो इसका आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा स्पेन चैनल में। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें लीफेन की विला को देखा जाता है और हमें बताया जाता है कि लिजितो के साथ जो स्कैम हुआ था उसे कुछ दिन बीत चुके हैं और अब सब कुछ शांत हो चुका है। फिर हम लिजितो को देखते हैं जो कि लीफेन से कह रहा होता है, लीफेन नेक्स्ट वीक इंस्पेक्टर किमिंग की डेथ एनिवर्सरी है, तुम मेरे साथ कल योंजू वापस चलो। लीफेन बोल रहा होता है, ठीक है डैड, अगर आप कह रहे हैं तो हम जरूर चलेंगे। और वो लड़की वेल भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कितनी अच्छी लड़की है, दयालु, खूबसूरत और एकदम तेज जुबान वाली। देखो बेटा, हमेशा जवान तो नहीं रहोगे ना, तुम्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए, खुश रहने के बारे में सोचो और एक पोता और पोती के बारे में भी। तुम्हारे डैड को अब पोता और पोती चाहिए। अरे लीफेन कहाँ जा रहा है? क्या तू भाग रहा है? इसमें शर्माना क्या, कभी ना कभी तो तुम शादी करोगे ही ना। तभी लिजितो के फोन पर किसी का कॉल आता है। कॉल पर सामने वाले पर्सन की बात सुन लिजितो बोल रहा होता है, रुको ये क्या बात हुई, मैं भी ली फैमिली का हिस्सा हूँ, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। मैं भी ली फैमिली का एक मेंबर हूँ, मैं फोर्थ अंकल से बात करूंगा, वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे। क्या ये फोर्थ अंकल का ही फैसला है? चाहे कुछ भी हो जाए मैं डेथ एनिवर्सरी में शामिल होकर रहूंगा, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। इतना बोलने के बाद लिजितो कॉल को काट देता है। फिर लिजितो बोल रहा होता है, ये लोग समझते क्या है अपने आप को, क्या सच में फोर्थ अंकल का ही फैसला है? लीफेन लिजितो को पानी का ग्लास देते हुए बोल रहा होता है, डैड प्लीज गुस्सा मत हो, अगर आप इतना स्ट्रेस लोगे तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। फिर लीफेन अपनी एनर्जी को लिजितो के अंदर भेज रहा होता है और साथ ही साथ बोल रहा होता है, डैड गहरी सांसें लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, चिंता मत कीजिए, अगर आपके ऊपर मुसीबतों का आसमान भी गिर जाए तो आपका बेटा उन सारी मुसीबतों को संभाल लेगा। और लीफेन सोच रहा होता है, मैंने चुपके से स्पेशल एनर्जी को डैड की बॉडी के अंदर डाल दी है जो उनके मेडिकल कैनर्स को क्लियर करने में हेल्प करेगी, लेकिन अगर ये गुस्सा ऐसे बना रहा तो उनकी हेल्थ को सीरियस नुकसान हो सकता है, इन यंग बैलेंस भी बिगड़ सकता है जो उन्हें कई बीमारियों में डाल सकता है। फिर लिजितो फील करता है कि अब उसकी सांसें नहीं फूल रही हैं और उसके चेस्ट में पेन भी नहीं हो रहा है। ये देख वो सोच रहा होता है, हाँ ये क्या हो रहा है, मुझे अचानक इतना ज्यादा कंफर्ट फील क्यों हो रहा है। फिर वो पानी पीता है। पानी पीने के बाद वो लीफेन से कह रहा होता है, तुम्हारे सेकंड अंकल का फोन आया था, उन्होंने कहा है कि हम अपने एक्सेप्टर की डेथ एनिवर्सरी में नहीं आ सकते। उनका कहना है कि हम जैसे लोग ली फैमिली के नाम पर दाग हैं और हमारे साथ खड़े रहने में उनकी बेइज्जती होगी, लेकिन हम भी तो ली फैमिली का हिस्सा हैं, उनका हक क्या है हमें रोकने का। और ये तो अजब बहाने ढूंढ रहे हैं हमें फैमिली से दूर रखने के लिए, ये इससे ज्यादा हो रहा है। फिर लिजी तो सोचने लगता है कि असल बात पैसों की है, उनकी नजर में मैं एक बहुत बड़ा गरीब हूँ, मेरा बड़ा भाई एक बिजनेसमैन है, योंजू में फेमस और रिच भी है, लेकिन हम तीनों भाइयों में सिर्फ मैं एक निकम्मा निकला, एक छोटी सी फर्नीचर की शॉप से थोड़ा बहुत पैसे कमाने वाला। वही लीफेन सोच रहा होता है, मेरी पिछली जिंदगी में भी ये दोनों अंकल मेरे डैड को हर तरीके से नीचा दिखाते रहे, ये लोग बेशर्म और हार्टलेस हैं, उन्हें डैड की कोई परवाह नहीं थी। जब डैड का फ्यूनरल हुआ था तब ये दोनों नहीं आए, सिर्फ अपने नौकर को भेज दिए जो सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी करने आए थे, एक बार उधार नजर डाल ली और बस, उनके लिए ये सिर्फ एक रस्म थी। मुझे उनकी सोच में सिर्फ बदतमीजी और दया ही नजर आई थी। इस बार तो अधी हो गई, मेरे फादर को सेरेमनी में शामिल होने से मना कर दिया, मतलब उन्होंने हमें अपनी फैमिली का हिस्सा ही नहीं माना। फिलिप बोल रहा होता है, डैड आपको उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। फिलिप सोचने लगता है कि उन्होंने जरूर खबर सुन ली होगी कि मेरे डैड ने योंजू में अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया और मेरे साथ यहाँ रहने आ गए, इसलिए अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन ये नहीं। फिलिप अपने डैड से बोल रहा होता है, हम सीधा सेरेमनी में जाएंगे, देखते हमें कौन रोकने की हिम्मत करता है। फिर से सोचने लगता है कि पास्ट लाइफ में मेरे अंकल्स ने मेरे डैड की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की थी, अब जब मैं फिर से वापस आया हूँ तो उनका पुराना बदला लेना होगा, तुम लोग मेरे गुस्से को नहीं झेल पाओगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लीफेन, लिन्यू और लिजितो ये तीनों ट्रेन में बैठे होते हैं जो कि योंजू जा रही होती है। वही लीफेन सोच रहा होता है, याद है ना कुछ इवेंट्स पहले मैं इसी ट्रेन में रिबन हुआ था, बस उस वक्त जा रहा था वो स्वान से मिलने, और इस बार मैं योंजू वापस लौट रहा हूँ। मंजिल चाहे अलग हो लेकिन मकसद वही है, इस बेइज्जती को मिटाना है और बदला लेना है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों योंजू पहुंच गए होते हैं। तभी लीफेन के फोन पर किसी का कॉल आता है। लीफेन फोन को देखते हुए सोच रहा होता है, फेंग सेओंडोंग ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है। फेंग सेओंडोंग मेरी पास्ट लाइफ का एक और क्लासमेट है, योंजू का नेटिव, हम दोनों यहाँ स्कूल और कॉलेज साथ गए थे। फेंग सेओंडोंग कॉल पर कह रहा होता है, अरे लीफेन सुना तू रिसेंटली योंजू वापस आया है, अभी पहुंचा है क्या। लीफेन बोल रहा होता है, ओल्ड फ्रेंड मैं अभी योंजू पहुंचा हूँ। फेंग सेओंडोंग बोल रहा होता है, आज हमारे क्लास मॉनिटर जेंग लीजिया का बर्थडे है, उसने सभी को इन्वाइट किया है, तू भी आना।
लीफन बोल रहा होता है ठीक है तो मैं जरूर आऊंगा। फिर लीफन एक टैक्सी को रोकते हुए सोच रहा होता है मैंने सोचा था कि वो महंगी स्पेशल लग्जरी कार को ड्राइव करके डैड को यहाँ यंजू वापस लाऊंगा जो कि मुझे सूर्य ने गिफ्ट की थी, पर डैड को कुछ पसंद ही नहीं आता। उन्हें ये एक्सपेंसिव चीजें पसंद ही नहीं आती। डैड ने कहा कि वो गाड़ी उनके लिए बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, वो मेरे डैड है, उनकी हर इच्छा मेरे लिए कमांड है। और मैंने सुरेन से कहकर गाड़ी अंजू भिजवा देने को कहा था। मैंने सुरेन से कहा था कि किसी को अरेंज करे जो कि कार को ड्राइव करके अंजू तक ले आए। मैं सोच रहा हूँ कि क्या कार यहाँ सेफली पहुँच गई होगी, और वैसे भी ये बस एक बर्थडे पार्टी है तो मुझे ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, मैं बस एक नॉर्मल सी टैक्सी से वहाँ चला जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि लीजे तो लिन्यू टैक्सी में बैठ गए होते हैं। वही लीजे तो बोल रहा होता है लीफन क्या तू अपने क्लासमेट से मिलने जा रहा है? ठीक है मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लीफन बोल रहा होता है डैड का ध्यान रखना लिन्यू, इन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करना। फिर हम देखते हैं कि टैक्सी वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद लीफन के पास दूसरी टैक्सी आके रुकती है। फिर लीफन टैक्सी में बैठ जाता है और सोच रहा होता है मेरी पास्ट लाइफ में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस बर्थडे पार्टी के बाद जैंग लीजिया अचानक से गायब हो गई थी। जब पुलिस ने उसे ढूंढा तब तक वो एक पागल लड़की बन चुकी थी। वो कुछ भी नहीं बता पाई जिससे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके। आखिर में जब उसकी फैमिली को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। वहाँ उसने अपनी लाइफ के अंतिम दिन तक सिर्फ दुख सहा। लेकिन अब जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जैंग लीजिया का अचानक से गायब हो जाना एक अजीब सी मिस्ट्री है। उसके साथ आखिर क्या हुआ, वो अचानक से गायब क्यों हो गई? मुझे याद है जूनियर स्कूल में मेरे ग्रेड काफी खराब थे, मैं काफी एग्जाम्स में फेल हुआ और स्कूल के बाद जैंग लीजिया हमेशा मेरी पढ़ाई में मदद करती थी। एक बार उसे तेज बुखार था, पूरी क्लास ने उससे कहा कि वो हॉस्पिटल जाए, लेकिन उसने मना कर दिया। वो मुझे पढ़ाने में लगी रही जब तक कि मेरी पढ़ाई पूरी ना हो जाए। उसके बाद ही वो हॉस्पिटल गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैं जूनियर स्कूल में था तब मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब थी। मेरे फादर ने भी तब फर्नीचर की शॉप शुरू नहीं की थी, वो सिर्फ एक फैक्ट्री में वर्कर थे। वर्कर्स का इनकम बहुत ही ज्यादा कम हुआ करता था और कभी कभी तो सैलरी भी टाइम पर नहीं मिलती थी। बाकी क्लासमेट्स नए नए बैग लेकर आते थे और मेरा स्कूल बैग पुराना हुआ करता था जिसमें मैंने खुद पैसे डाला उसे ठीक किया होता। जब मैं अपना वो पुराना स्कूल बैग लेकर गया तो जहाँ भी जाता सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। स्कूल के गेट के पास एक भीड़ खड़ी होती जो कि सिर्फ वहाँ मुझ पर हंसने के लिए और मुझे नीचा दिखाने के लिए खड़े होते। विंटर ब्रेक के बाद जब नया स्कूल शुरू होने वाला था तो हॉस्टल फीस और एक्स्ट्रा चार्ज मिलाकर 1100 रुपए देने थे। मेरे डैड ने जो भी पैसा था वो सभी को इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी 100 रुपए की कमी थी। मेरे एल्डेस्ट अंकल और सेकंड अंकल अमीर थे तो डैड उनसे उधार मांगने के लिए गए, लेकिन ना सिर्फ उन्होंने पैसा देने से मना किया बल्कि उन्होंने मेरे डैड को वहाँ से धक्का मार के निकाल दिया। निकल जाए यहाँ से, मेरे पास तेरे जैसे गरीब के लिए पैसा नहीं है। अगर मेरे पास पैसा होता भी तो मैं उन पैसों से कुत्तों के लिए खाना खरीदता, लेकिन तुझे नहीं देता। तुम लोग इतने गरीब हो कि 100 रुपए भी इकट्ठा नहीं कर सकते तो मर जाओ, हमें परेशान मत करो। ली फैमिली में ऐसे बेकार वंशज कहाँ से पैदा हो गए? तुम सिर्फ हमारी बदनामी कर रहे हो। उस वक्त चाहे मौसम बसंत का था, लेकिन हमारे लिए वो ठंडी सर्दियों जैसा था। मेरे एल्डेस्ट अंकल और सेकंड अंकल के वर्ड्स उस ठंडी हवा से भी ज्यादा ठंडे थे। हर एक बात छोटी छोटी की तरह मेरे डैड के दिल को छेड़ रही थी। और अब रीबॉर्न होने के बाद ये लॉर्ड मानता है जो ताकतवर है वही इस दुनिया में जी सकता है, कमजोरों की यहाँ कोई जगह नहीं। मुझे सब कुछ याद है, वो एक बात याद है, सब कुछ। मेरे डैड रो रहे थे, उनके चेहरे पे बस निराशा थी। डैड ने मुझसे कहा था कि ली फैन अपने अंकल्स को दोस्त मत दो, ये सब मेरी गलती है। मैं इस लाइफ में एक निकम्मा इंसान था, मैंने बहुत से गलत फैसले लिए और जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरी हालत सिर्फ मेरी वजह से है, मुझे माफ करना बेटा। अपने डैड की आंखों में आंसू देख मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि एक दिन इतना अमीर बनूंगा कि आज जो मेरे अंकल ने हमें गरीब कहकर भगाया है ना, कल वही कहेंगे कि अरे ये तो हमारी फैमिली का बच्चा है, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। लेकिन पास लाइफ का ली फैन बस मासूम सा दिखने वाला एक बेवकूफ था। ना पैसा था, ना कोई टैलेंट, ना ही कोई फेम। सक्सेस तो दूर की बात रही, जीना तक मुश्किल हो गया था। मेरे डैड मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वही पुराना दुख, फिर से टीचर्स के सामने भीख मांगना, फिर से क्लासमेट्स से मजाक उड़वाना। क्या ये भिखारी फिर से फीस नहीं लाया? बस 1000 रुपए की तो बात है। मुझे रोज ताना मारा जाता, रोज मुझ पर हंसा जाता, रोज नीचा दिखाया जाता। गरीब इंसान, तुम जैसे लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं होती। टीचर्स भी इज्जत देना बंद कर चुके थे। तभी एक दिन क्लास मॉनिटर जैंग लीजिया ने मुझे रोका। ली फैन 1 मिनट के लिए इधर आओ। ली फैन बोल रहा होता है क्या मैंने कुछ गलत किया है क्या? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। उसने बिना कुछ कहे अपने बैग से पैसे निकाले और मेरे हाथों में थमा दिए। उसने मुझसे कहा कि ये लो ली फैन और जल्दी से अपनी फीस भर दो, और अगर आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो चुपचाप मत रहना, मेरे पास आना, ठीक है? उसने मुझे तब मदद की जब मैं अपनी लाइफ के सबसे बेकार पल में था। कोई भी बिगड़ नहीं किया। उसकी छोटी सी मदद ने मुझे एक नई उम्मीद दी थी। मैं जानता हूँ कि उसकी फैमिली भी इतनी अमीर नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बिना कुछ सोचे मुझे मदद दी। एक सही और ईमानदार लड़की जो हमेशा सच और इंसाफ के साथ खड़ी रहती थी। क्लास मॉनिटर, तुम्हारा एहसान मैं जल्दी चुकाऊंगा। एक ही मोटा गौर किसी का एहसान कभी नहीं भूलता। फिर टैक्सी ड्राइवर से बोल रहा होता है ड्राइवर यहाँ कार रोको, मुझे थोड़ी देर शॉपिंग करनी है। फिर एक शॉप के अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आते हुए सोच रहा होता है क्लास मॉनिटर क्या एक इमोटर गॉड चुपचाप खड़ा रहेगा जब उसके उपकारदाता किसी मुसीबत में हो? मैं ताई सुहान इमोटर गॉड हूँ, ऐसा का बदला जरूर चुकाऊंगा। जो भी मुझे या मेरे अपनों को छोटी सी भी तकलीफ देगा वो मेरा दुश्मन बनने का सपना देख रहा है। योंजू सिर्फ एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ की अर्थव्यवस्था चूहों से काफी कमजोर है और सिटी के कोने में होने की वजह से उस वांग और उसकी माँ जैसे लोग मुझे गाँव का गवाह समझते थे। ये योंजू का सिर्फ इकलौता 3 स्टार होटल है, यहाँ सिर्फ इज्जत और पावरफुल लोग ही आते हैं। लेकिन मेरे पास तो स्कूल जाने तक के पैसे नहीं होते थे। खाली जेब, ये जगह तो सिर्फ एक सपना थी। सेकंड हाफ सेमेस्टर में मुझे कोई सहारा मिला था तो वो था फेंग स्याओडोंग।
उसने मुझे अपने फ्री में टिकट्स दिए जिससे मैं खाना खा सकता था। वो एक अमीर खानदान में पैदा हुआ था, लेकिन उसने कभी भी एक गरीब को नीचा नहीं दिखाया। क्लास मॉनिटर के अलावा अगर मैं किसी दूसरे इंसान का दिल से सम्मान करता हूँ तो वो सिर्फ एक इंसान है, फेंग सियाओडोंग, मेरे उस समय का बेस्ट फ्रेंड ली फैन। सियाओडोंग, ली फैन, तुम अभी पहले की तरह दुबले पतले लग रहे हो। तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे हो ना? क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? इतने दिनों बाद मिले हैं ली फैन। मैं देख रहा हूँ तुम पहले से ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो और ज्यादा हैंडसम भी। ली फैन बोल रहा होता है, और तू आज भी एक वैसे की तरह स्ट्रॉन्ग लगता है। ली फैन सोच रहा होता है, हजारों साल गुजर गए हैं, चाहे मैं एक मोटा कौड़ी क्यों ना बन गया हूँ, लेकिन ये जज्बात अब भी मेरे दिल में है। अब ये दिल पहले की तरह ही महसूस करता है जैसे पहले करता था। सच्ची दोस्ती का असर अलग ही होता है, जैसे पहली बार दुनिया से मिलने पर महसूस हुआ था। फिर हम देखते हैं कि सियाओडोंग ली फैन से कह रहा होता है, ली फैन, हाई स्कूल के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, उसकी जगह मैंने अपनी फैमिली बिजनेस को संभाल लिया। मेरे डैड ने जो कपड़ों का बिजनेस शुरू किया था ना, अब वो 700-800 लोगों का एक बड़ा सेटअप बन चुका है। मेरा खानदान अब अच्छी हैसियत वाला है, इसलिए मैं इस लाइफ में चैन के सांस ले सकता हूँ। सुना है तू सुजुकी हाई स्कूल में टीचर है। ली फैन, तू मेरी बात सुन, मैंने तेरे लिए स्पेशल जगह रखी है, वाइस फैक्ट्री हेड की पोजीशन। तू योंजू लौटा और मेरे साथ काम कर, और इससे तुझे तेरे डैड का ख्याल रखने में भी आसानी होगी। अरे अरे देखो तो यहाँ कौन आया है, ये तो गरीबों का सेंसर ली फैन है ना। सुना है तू चूजो में अपनी गर्लफ्रेंड के भरोसे जीता था, लेकिन उसने भी तुझे लात मार के निकाल दिया। वाह भाई, चूजो में इज्जत गंवाने के बाद अभी अंजू में भी शर्मिंदा होने आया है। फैन सियाओडोंग गुस्से से बोल रहा होता है, जाओ जियान, तो तुझे क्या चाहिए? वही ली फैन सोच रहा होता है, जूनियर हाई स्कूल में ये आलम स्कूल का सबसे बड़ा बुली था। हर रोज अपने चमचों को लेकर मेरा रास्ता रोकता, मुझे जलील करता। उस वक्त वो मेरा सबसे बड़ा डर था। ऐसे वक्त में फैन सियाओडोंग हमेशा मुझे बचाता, एक बड़े भाई की तरह जो अपने छोटों का ख्याल रखता है। लेकिन अब जाओ जियान तो जैसे आदमी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक तुच्छ कीड़ा जो सिर्फ लोगों का मजाक उड़ाता है। एक पावरफुल ड्रैगन को इन कीड़ों मकोड़ों की छोटी मोटी हरकतों से फर्क नहीं पड़ता। जाओ जियान तो बोल रहा होता है, साइड हटो फैन सियाओडोंग, ये मेरी और ली फैन की बात है। आज हमारे क्लास मॉनिटर का बर्थडे है, बता ली फैन, तेरा गिफ्ट कहाँ है? अब ये मत कहना कि तेरी अभी तक इतनी औकात नहीं हुई कि तू ये गिफ्ट भी खरीद सके। क्या तू सिर्फ यहाँ फ्री का खाना खाने आया है? बताओ भाइयों, एक भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? लियोपा बोल रहा होता है, ब्रदर जाओ, अगर ली फैन यहाँ भीख मांगने नहीं आया है तो क्यों ना इसे जज करने का तरीका सोचा जाए। कैसा होगा अगर इसे बच्चा कुछ खाना दे दे जो कि ये भिखारी गले जाकर खा सके। ली फैन, तुझे ये आइडिया कैसा लगा? वही ली फैन सोच रहा होता है, जूनियर स्कूल के उन 3 सालों में ये तो कमीनों ने मुझे जज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। मुझे गरीबों का शहंशाह ये फनी नाम भी इस लियोपा ने दिया था। उस वक्त मैं अपनी इज्जत वापस पाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। पी क्लास हो या एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज, बस एक कोने में चिपक कर खड़ा रहना पड़ता था। रास्ते पर चलने के लिए दीवार से चिपक कर निकलना पड़ता था। वो बेइज्जती का एहसास 3 सालों तक साथ रहा। अगर फैन सियाओडोंग और क्लास मॉनिटर का सहारा नहीं होता तो शायद मैं इन 3 सालों को कैसे काट पाता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन आज मैं एक मोटर गॉड हूँ, एक ऐसी शक्ति जिससे दुनिया के कई लोग डरते हैं। अगर मेरे सामने एक धुन बेकार चींटी जैसे लोग खड़े हो जाएं, तो बस एक हाथ हिलाकर उन्हें हटा सकता हूँ। इस लाइफ में मुझे मेहनत की जरूरत नहीं। ली फैन बोल रहा होता है, मुझे भी लगता है कि ये आइडिया सही है। लियोपा, लगता है तुझे बच्चा कुछ खाना खाने का शौक है। अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए अभी कभी इंतजाम कर सकता हूँ। लियोपा बोल रहा होता है, तूने क्या कहा? अगर हिम्मत हो तो दोबारा बोल। ली फैन, तुम कुछ दिन कोठे बंगलों वालों की सिटी चूजो क्या हुआ है, तो क्या तुम खुद को भी कोठे बंगले वाले समझने लगे? ली फैन सोच रहा होता है, लियोपा क्या तू मरना चाहता है? तभी सियाओडोंग लियोपा को धक्का देते हुए चिल्लाकर बोल रहा होता है, लियोपा तुझे क्या लगता है कि तू कौन है? सुन ले, ली फैन मेरा भाई है, जो भी इसकी इंसल्ट करेगा मैं समझूंगा कि वो मेरी भी इंसल्ट कर रहा है। अगर पंगा लेना है तो आजा मुझसे लड़, है हिम्मत, बोल। जाओ जियान तो बोल रहा होता है, बस बहुत हुआ, लियोपा आप साइड हो जाओ। ली फैन, आज तो तेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मैं तुझे जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार तू नहीं बचेगा। ली फैन बोल रहा होता है, ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए था, अगर मुझसे दोबारा पंगा लिया तो इतनी आसानी से नहीं बचोगे। फिर जाओ जियान तो वहाँ से अपने चमचों को ले जाते हुए बोल रहा होता है, धत तेरी, अभी मजा ले ले अपनी छोटी सी जीत का, अगली बार मिला तो तुझे खत्म कर दूंगा। वही सियाओडोंग ली फैन को एक लिफाफा देते हुए बोल रहा होता है, ली फैन, इसमें 10,000 रुपए हैं, इसे ले लो और जाके क्लास मॉनिटर के लिए कोई बढ़िया गिफ्ट खरीद दो। मैं नहीं चाहता कि जाओ जियान तो या लियोपा या और कोई बंदा तुम्हें परेशान करे। ली फैन बोल रहा होता है, सियाओडोंग, थैंक यू मेरी परवाह करने के लिए, पर मैंने ऑलरेडी क्लास मॉनिटर के लिए गिफ्ट ले लिया है, वो बहुत ही अनमोल है, उसे कोई भी पैसों से नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग बर्थडे पार्टी में आगे होते हैं। फिर जिया फूक मार के कैंडल को बुझाती है। क्लास मॉनिटर, मैंने अभी तुम्हारी गिफ्ट की लिस्ट को देखा, काफी बढ़िया गिफ्ट मिले हैं तुम्हें, और उन समय भी जो सबसे महंगा गिफ्ट है ना, वो ब्रदर जियान तो ने दिया है, जो कि वॉल्क्सवैगन बीटल कार। ये सब पार्टी में लड़कियों में से एक लड़की बोल रही होती है, क्या सच में इतना महंगा गिफ्ट? वहीं दूसरी लड़की बोल रही होती है, हम सभी को पता है कि ब्रदर जाओ जियान तो हमारी प्रिंसेस जेंगली जिया को बचपन से ही पसंद करते हैं, लेकिन जिया तो उन्हें कोई भाव ही नहीं देती। फिर हम जियान तो के दूसरे चमचे को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है, अरे ये तो $3 लाख की कार है। यंग मास्टर जो सच में बड़ी गिफ्ट देने का दम रखते हैं। सेकंड जनरेशन के रिच लोग वाकई अलग ही लेवल के होते हैं। वही एक लड़की बोल रही होती है, योंजू जैसी छोटी सी सिटी में $3 लाख की कार बहुत ही महंगी मानी जाती है, और उसने इतनी महंगी कार किसी को ऐसा बर्थडे गिफ्ट दे दी। जाओ बोल रहा होता है, जिया ये बस मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, हैप्पी बर्थडे जिया। और वो मनी में सोचा होता है, मैंने शुरू से ही सब कैलकुलेट किया है, इस कार को एक चाय की तरह इस्तेमाल करूंगा ताकि जंगली जिया को अपना बना सकूं। अब तक मैंने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी जो एक महंगा गिफ्ट देकर भी पिघल ना जाए। जब भी मुझे किसी लड़की को अपना बनाना होता है तो ये तरीका सबसे आसान होता है, सिर्फ पैसा बरसा दो जब तक कि वो घुटने टेकने पर मजबूर ना हो जाए।
वही फैंग सियांडोंग बोल रहा होता है, ली फैन शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन ये जाओ जियान तो हमेशा अपने पैसों का इस्तेमाल लड़कियों के साथ खेलने के लिए करता है। वो एक घटिया इंसान है। मैंने सुना है कि हाई स्कूल लड़की उसकी वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने बिना किसी शर्म और पछतावे के उस लड़की को छोड़ दिया। उसके बाद वो बेचारी लड़की डिप्रेशन में चली गई, जीने की इच्छा छोड़ दी उसने और फिर उसने अपनी जान ले ली। उसके पेरेंट्स ने जाओ जियांतो से बदला लेने की कोशिश की थी, पर कुछ ही दिनों बाद उनका भी एक्सीडेंट हो गया और वो भी मारे गए। ये साफ है कि सब कुछ जाओ जियांतो का करा हुआ था, पर पुलिस के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं था। और वैसे भी योनजू में उसकी फैमिली की बहुत ही ज्यादा चलती है। धीरे धीरे लोग इस बात को भूल गए, आज कोई इस बारे में बात भी नहीं करता। फिर हम जिया को देखते हैं जो कि बोल रही होती है, जाओ जियांतो थैंक यू गिफ्ट देने के लिए, लेकिन मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। ये सुन पार्टी में लोग सोच रहे होते हैं, अरे ये लड़की खुद को क्या समझती है, अगर मैं होता तो बिना सोचे तुरंत ले लेता, और अगर उसे नहीं चाहिए था तो इस तरह से मना क्यों कर दिया। ये तो सीधा सीधा बता जाओ जियांतो की बेइज्जती लग रही है। वही यूपा बोल रहा होता है, मेरे हाथ में लिस्ट आ चुकी है जिसमें सभी के गिफ्ट के बारे में लिखा है कि किसने कितने रुपए का गिफ्ट जिया को दिया है। तो अब मैं इसे पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। जैंगटाओ 1000 रुपए, फैंग सैम 1200 रुपए, फैंग सियांडोंग 10,000 रुपए और मैं 20,000 रुपए। और नेक्स्ट हमारा गरीबों का सेंसर ली फैन। गाइस गेस करो उसने हमारे क्लासमेट को क्या दिया होगा। दूसरा चमचा बोल रहा होता है, लियोबा बहुत हुआ, अब जल्दी से पॉइंट पर आओ, मुझे भी बताओ क्या कि इस गवार ने कितने रुपए का गिफ्ट दिया है। जाओ बोल रहा होता है, मुझे याद है कि ली फैन हमारी क्लास का सबसे गरीब लड़का था, उसका पोटा बाप इधर उधर पैसा मांगता रहता था, तो ये तो कोई अच्छा बर्थडे गिफ्ट लाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। 100 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए। ये तो एक लड़की बोल रही होती है, क्या मजाक है, इतने कम पैसे का कोई ढंग का गिफ्ट मिलता है क्या, कम से कम 1000 रुपए का तो होना ही चाहिए। वहीं कोई लड़की बोल रही होती है, इसकी गरीबी को देखकर ही मेरा मूड खराब हो गया, अगर मेरे पास ऐसा दोस्त होता तो मैं उसे तुरंत ही रिश्ता तोड़ देती। एक बेकार दोस्त जो 1000 रुपए गिफ्ट का अफोर्ड नहीं कर सकता, ये यहाँ सिर्फ फ्री का खाना खाने आया होगा। मैंने सुना है चूजो में एक ट्रेन टीचर है, महीने की सैलरी भी बस 3 या 4,000 रुपए है, उसमें एक घर मिला तो दूर अच्छा जीना भी मुश्किल है, और सुना है कि इसकी गर्लफ्रेंड ने भी इसे धमक कर दिया है। फिर लियोपा बोल रहा होता है, सोचो हमारे क्लास मॉनिटर के लिए ये गरीब क्या गिफ्ट लाया होगा, एक अजीब सी लिखावट वाला चावल के कागज का टुकड़ा, ये बकवास क्या है। वही लिखन सोच रहा होता है, ये एक प्रोटेक्शन तलिस्मान है जो मैंने खास जिया के लिए बनाया है। इमोर्टल वर्ल्ड में जो मैं तलिस्मान बनाया करता था उनकी कीमत बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी। उस समय दुनिया की बड़ी बड़ी फोर्सेस को मेरा एक तलिस्मान खरीदने के लिए एक पूरा प्लेट तक अर्पित करना पड़ता था, लेकिन मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभी मैं एक्टिविज्म उतनी शक्तिशाली नहीं हुई है, लेकिन ये तलिस्मान फिर भी एक अनमोल खजाना है। तो वॉल्क्सवैगन बीटर कार तो छोड़ो, 100-1000 स्पोर्ट्स कार भी इसकी कीमत का 10% भी नहीं होगा। आने वाले समय में जंगली जिया एक बड़े खतरे में पड़ेगी और ये तलिस्मान उसे मेरी तरफ से प्रोटेक्शन देगा। इसलिए मैंने कहा था कि पैसों से ऐसा तोहफा नहीं खरीदा जा सकता, मगर अफसोस आम लोग इसकी शक्ति को समझ ही नहीं सकते। ये सब छोटी सोच वाले लोग हैं, जिन्हें ऐसी चीजें देखने की समझ ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि जाओ उस तलिस्मान की तरफ उंगली करते हुए लिखन से बोल रहा होता है, गरीबों की संस्था क्या है, क्या तूने नहीं दिया हमारे क्लास मॉनिटर को। वही लियोपा बोल रहा होता है, अबे गवार क्या तू इस कागज को कच्चे के डिब्बे से उठाकर लाया है, बिल्कुल कंगाल, जिससे करीब 100 उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वही तो सचिन बोल रहा होता है, लेकिन तू कितना बेशर्म है, तुझे क्लास मॉनिटर के लिए 1 रुपया तक खर्चा नहीं किया गया, जो कि तू कागज का टुकड़ा लेकर आ गया। तभी वहाँ जी आके बोल रही होती है, लियोपा बस करो, वापस दो मुझे, ये मेरा गिफ्ट है, तुम लोग यहाँ आते बदतमीजी कर रहे हो, ये लीफन का दिया हुआ तोहफा है, मेरे लिए नियत मायने रखती है, सिर्फ पैसे सब कुछ नहीं होता। जिया मनी में सोच रही होती है, ये गिफ्ट मुझे लीफन ने आते ही दिया था जब वो पहली बार हॉल में आया था, मैंने बस इसे दूसरे गिफ्टों के साथ रख दिया और इस पर ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सभी लोगों की वजह से हुआ है, शायद लियोपा ने मेरे ना देखने का फायदा उठाया और इस गिफ्ट को छुपा लिया होगा। ये लोग बस लीफन की बेइज्जती करना चाहते हैं। आखिर इन लोगों को लीफन से प्रॉब्लम क्या है। तभी लियोपा जिया के हाथ से तलिस्मान को वापस छीन लेता है और साथ ही साथ बोल रहा होता है, क्लास मॉनिटर ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये तो बस रद्दी है, और वैसे भी मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ। लीफन तेरी इतनी हिम्मत, तू क्लास मॉनिटर की अच्छी नीयत का फायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ बना रहा है। तू जानता है कि वो दिल से प्यारी है, इसलिए उनकी भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें रद्दी तोहफे में देना चाहता है। मैं नहीं होने दूंगा, दुनिया पैसों से चलती है, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू बेकार है। अगर तुझे इस दुनिया में जीना है तो इसके नियमों को मानना पड़ेगा। यहाँ तेरी कोई मुफ्त की रोटी नहीं है जो तू आराम से खा सके। मेरी एडवाइस है, अपनी इज्जत को बचा और यहाँ से निकल, अपनी एक रद्दी उठाकर यहाँ से दफा हो जा। कितना शर्मनाक आदमी है तू, एक कुत्ते से भी बदतर। इतना कहते हुए लियोपा उस तलिस्मान को नीचे फेंक देता है। कितना बेकार गिफ्ट है, तू है तेरे इस गिफ्ट पर। इतना बोलते हुए लियोपा उस तलिस्मान के ऊपर थूक देता है। घिन आती है तुझे देखकर भिख मंगे, चल निकल जा मेरी नजरों के सामने से। वैसे आउटडोर सोच रहा होता है, लीफन तूने मेरे दिए हुए पैसे को क्यों नहीं लिया, ये सब तमाशे से बच सकता था, तो ये सबके सामने बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। तू क्या सोच रहा था लीफन, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तूने मेरे ऑफर को मना क्यों किया, ये पता होते हुए कि कागज का टुकड़ा कोई गिफ्ट नहीं होता। ये सब बहुत ही अजीब है, पर कोई बात नहीं, मैं अभी तेरे साथ हूँ, टेंशन मत ले, सब मुझ पे छोड़ दे। फिर सियांडोंग बोल रहा होता है, लियोपा बस बहुत हुआ, अभी कभी लीफन से माफी मांग। तभी लीफन सियांडोंग को रोकते हुए बोल रहा होता है, पूरा हिंदुस्ती का लिहाज रखते हुए मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ, चुपचाप मेरे सामने झुक जा और तलिस्मान को चाटकर साफ कर और मुझसे माफी मांग, तब मैं तुझे माफ कर दूंगा। और लीफन सोच रहा होता है, मैं लियोपा को जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ जंगली जिया का बर्थडे पार्टी चल रहा है, आज खुशी का दिन है और मैं इसे लाशों से बनना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसे जिंदा छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर ये मोटल वर्ल्ड होता तो एक सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती करने के जुर्म में इसके पूरे खानदान को तबाह कर देता। वहीं लियोपा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या तू मुझसे माफी मांगने के लिए कह रहा है, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना।
मेरा हाथ। फिर लीफन लियोपा के बाल खींचकर उसे ऊपर उठा लेता है और साथ ही साथ बोल रहा होता है, तुम जैसे कीड़े मकोड़े मेरी ताजमहल की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। फिर लीफन लियोपा के ऊपर थप्पड़ों की बात कर देता है और साथ ही साथ बोल रहा होता है, तेरे जैसे एक तुच्छ इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक बनाने की। फिर लीफन लियोपा को नीचे पटक देता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, जल्दी से उस थूक को चाट कर तालिस्मान को क्लीन कर। लियोपा तालिस्मान को आसमान लेकर रोते हुए बोल रहा होता है, मैं भी करता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे थप्पड़ मारना बंद करो। फिर हम देखते हैं कि लियोपा थूक को चाट कर तालिस्मान को क्लीन कर रहा होता है। ये देख लीफन को घिन लगती है और वो बोल रहा होता है, कमीने, मैंने बस तुझे उसे क्लीन करने को कहा था, ना कि उसे गंदा करने को। मैं कैसे इस गंदे तालिस्मान को क्लास मोटर को गिफ्ट कर सकता हूँ? तो तुम अब एक बकरी की तरह इस तालिस्मान को खा जाओ। लीफन लियोपा के चेहरे पे थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है, तुम तो इंसान, तुम्हें अभी मेरी असली पहचान नहीं पता है। वो तो ही था ना जिसने मुझे गरीबों का सेंसर नाम दिया था, है ना? लेकिन तूने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वही गरीबों का सेंसर तुझे अपने पैरों की तरह कुचल देगा। उस वक्त तूने मुझे नीचे दिखाया था तो मैं सह सकता था, लेकिन जब तूने मेरे डैड का अपमान किया, तूने उन्हें तुझ कहा, तो एक बेटा होने के नाते मैं चुपचाप कैसे रह सकता था? तू समझता क्या अपने आप को, जो कि मुझे अपने इस गंदे मुंह से प्रयोग कर रहा है? वही लीफन के पैरों तले दबा लियोपा बोल रहा होता है, प्लीज मुझ पर दया दिखाओ। लीफन, मैं दोबारा फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। वही ये सब देख सियाओडोन सोच रहा होता है, क्या ये वही लीफन है जिसे कि हम जानते थे? जाओ सोच रहा होता है, आखिर लीफन को ये क्या हुआ है? ये तो बिल्कुल एक निर्दयी कोट की तरह लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि लीफन जाओ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वही लीफन को अपनी तरफ आते हुए देख जाओ अपने कदम पीछे लेता है और वो डरते हुए बोल रहा होता है, रुको लीफन, अब तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये देखो सोच रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मैं एक भयानक बीच को देख रहा हूँ। हर कदम के साथ उसके आसपास की हवा बहुत ही ज्यादा भयानक हो रही है। ऊपर से भयानक कोहरा सिर्फ एक चक्के में सब कुछ तबाह करने के लिए काफी है। ये इम्पॉसिबल है, ये तो लीफन है, वही पुराना गरीबों का सेंसा, मैं इसे कैसे डर सकता हूँ? इतना सोच जाओ लीफन से बोल रहा होता है, लीफन मैं तुझे वार्निंग देता हूँ, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तू मुझे नाराज नहीं कर सकता। अगर तूने मुझे छूने की भी कोशिश की तो याद रख, मेरी फैमिली के लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरे पुराने क्लासमेट हो, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। मेरे सामने अपने घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तभी लीफन उसे थप्पड़ मार देता है। तू हिम्मत कैसे कर सकता है मुझे मारने की? और वो मन में सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है? मैंने सीक्रेटली एक एक्सपर्ट मास्टर से ट्रेनिंग ली है, मेरी ताकत एक इंस्टेंट कल्टीवेटर के बराबर है, पर फिर भी मैं एक नॉर्मल थप्पड़ को नहीं रोक पाया। ये कैसे हो सकता है? वही ये देख बाकी के क्लासमेट्स बोल रहे होते हैं। लीफन के पेपर वॉल चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई मक्खिया उड़ा रहा हो। देखो जाओ जीवन तो एक थप्पड़ भी नहीं रोक पाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जिस कमजोर लीफन को हम पहले जानते थे, क्या वो समय सीक्रेट एक्सपर्ट है जिसके पास कई सारे ट्रम्प कार्ड्स हैं। वहीं जाओ सोच रहा होता है, लीफन तू मेरे हैंडसम चेहरे पे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे कर सकता है, वो भी मेरी बंदी जंगली जिया की आंखों के सामने? मैं तुझे जान से मार दूंगा कमीने। तभी लीफन पीछे मुड़कर उसके अटैक को डच कर लेता है और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए बोल रहा होता है, तू चिट्टी, मैंने अभी तेज चमचे लियोपा को सबक सिखाया था, उसे देखकर भी तुझे पता नहीं चला कि तुम लोग बस मेरे सामने कीड़े मकोड़ की तरह हो। लगता है मुझे तुझे तेज जगह दिखानी ही पड़ेगी। तुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, और ना ही तू जानता है कि तू किस इंसान से पंगा ले रहा है। लीफन मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, असल में तो तू भी हमारी क्लासमेट से प्यार करता है ना? पर अफसोस, ना तो तू और ना ही मैं, हम दोनों उसके साथ एक हैप्पी एंडिंग तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि क्लासमेट पे पहले ही निशान लग चुका है। यही उसकी किस्मत है, इसे कोई भी नहीं बदल सकता, तू भी नहीं। लीफन तू ताकतवर है, लेकिन मेरे मास्टर के सामने कुछ भी नहीं। अगर भरोसा ना हो तो सच लगा ले। लीफन सोच रहा होता है, क्या मेरे पास में जो कुछ भी क्लासमेट के साथ हुआ था उसका कोई ना कोई नाता इस जाओ से है? अगर ऐसा है तो इस बार मैं क्लासमेट की मदद करके इस मुसीबत को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये उस एहसान का बदला होगा जो उसने मुझ पर किया था। जाओ जान तो जो भी तुम्हारे साथ देखा वो मेरा दुश्मन कहलाएगा। फिर लीफन वहां से जाते हुए बोल रहा होता है, जाओ जान तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुझे कौन सपोर्ट कर रहा है, बेहतर होगा कि उसे अभी के अभी बुला ले, चाहे वो कोई गॉडी क्यों ना हो, मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। लीफन इतना खुश मत हो, तेरी दवाई के वक्त तक दूर नहीं, मुंह से टकराने वाले की बहुत बड़ी भयानक होती है, लेकिन इस दुनिया में पैसे इसलिए ताकत है, तू चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अमीर लोगों का सामना कैसे करेगा? सच बोलूं तो मैं यहाँ 8 लाख डॉलर की लैंड रोवर कार में आया हूँ और तू टैक्सी लेकर आया है। तू जीत के भी क्या फायदा? तू सिर्फ एक गरीब का गरीब इंसान है, लड़कियों को सिर्फ पैसा चाहिए। मैं जाओ जान तो किसी और चीज में चाहे महान ना हूँ, लेकिन पैसा इतना है कि कुछ भी खरीद सकता हूँ, समझा? लीफन बोल रहा होता है, तेरी बकवास का भी क्या औकात है मेरी स्पोर्ट्स कार के सामने? और लीफन सोच रहा होता है, जाओ जान तो एक कोठी बंगले वाला कमीना है। सियाओडोंग ने मुझे बताया था कि उसके पास कुछ फैक्ट्रीज हैं, लेकिन असल में वो सभी के सभी आम फैक्ट्रीज हैं जो कि मैं दिखने लायक भी नहीं। जाओ बोल रहा होता है, स्पोर्ट्स कार कहाँ है? थी स्पोर्ट्स कार दिखाने की हिम्मत है क्या? दूसरा चमचा बोल रहा होता है, हाँ ये तो एक गरीब बक करने वाला आदमी है, एक गरीब इंसान अमीर से टकराने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? वही कॉर्नर में खड़ा बंदा बोल रहा होता है, स्पोर्ट्स कार माय फूड, मैंने देखा था लीफन एक टैक्सी से आया था और ये फिर भी मास्टर से पंगा ले रहा है। इसे इतना भी नहीं पता कि युआन जो कि सिर्फ कुछ गिने चुने मास्टर्स 8-9 लाख डॉलर की कार चला सकते हैं। फिर हम देखते हैं लीफन जिया से कह रहा होता है, क्लास मॉनिटर अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। जिया बोल रही होती है, ठीक है लीफन, पर मुझे पैदल चलना ज्यादा पसंद है। लीफन चलो मैं घर तक पैदल चलते हैं। जिया की बात सुन लीफन सोच रहा होता है, होटल से उसका घर लगभग 10 किलोमीटर दूर है। ऐसा लगता है कि ऐसा कहकर कि उसे चलना पसंद है, वो मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। वही पुरानी क्लास मॉनिटर, सच में वो दिल से एक अच्छी लड़की है।
क्लास मॉनिटर, तुम्हारी अच्छे के लिए शुक्रिया, और वाकई मेरे पास एक गाड़ी है, तुम होटल के बाहर रुको, मैं गाड़ी लेकर तुम्हें लेने आता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग होटल के बाहर आगे होते हैं। वहीं जब बुरा होता है, क्या सच में इस गधे के पास कोई कार होगी? अगर होगी भी ना तो वो पक्का से कोई टॉय कार होगी। वहीं लियोपा बोला होता है, जिस गवार के पास खाना खाने तक के पैसे ना हो उसके पास स्पोर्ट्स कार होगी। क्या ये मजाक कर रहा है? बोरा पक्का से बस बड़ी बड़ी फेंक रहा था। चलो देखते हैं कि वो यहाँ कौन सी लग्जरी कार लेकर आएगा। फिर हम जिया को देखते हैं जो की सोच रही होती है, मुझे लीफन पर पूरा भरोसा है, लीफन ऐसा इंसान नहीं है जो की झूठ बोले। वही हम सियाओडोंग को देखते हैं जो की सोच रहा होता है, मैं लीफन का बचपन का दोस्त हूँ, मुझे पता है कि लीफन का बैकग्राउंड क्या है। हालांकि पिछले 2 साल से उसकी फैमिली की लाइफस्टाइल तो इम्प्रूव हुई है, पर फिर भी वो स्पोर्ट्स कार नहीं खरीद सकता जिसकी शुरुआती कीमत सीधा $1 मिलियन है। आखिर लीफन झूठ बोलकर खुद को मुसीबत के अंदर क्यों डाल रहा है? फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद जब बोरा होता है, इतना वक्त हो चुका है और फिर भी लीफन अब तक वापस नहीं आया। मैंने कहा था ना वो सिर्फ एक गरीब लड़का है, मेरे सामने दौलत की बात कर रहा था, उसकी औकात ही क्या है मेरे सामने? वो कभी अपनी बेइज्जती करवा रहा है। लियोपा बोल रहा होता है, यंग मास्टर जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा मानना है कि वो कहीं जाके छुप गया होगा। वहीं दूसरा चमचा बोल रहा होता है, एक गरीब आदमी जिसे साइकिल तक चलानी नहीं आती वो एक स्पोर्ट्स कार क्या ही चलाएगा? क्लास मॉनिटर में एक बात सुनो, तुम लीफन का वेट करके बिल्कुल ही बेवकूफी कर रही हो, वो तो कब का दुम दमा के भाग चुका होगा। वही को लड़की जिया से बोल रही होती है, क्लास मॉनिटर तुम तो बहुत ही आसानी से बेवकूफ बन जाती हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब का यंग मास्टर जाओ के साथ चली गई होती। फिर जाओ लिया के पास आकर उससे बोला होता है, लीजिए चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम चाहे कल सुबह तक वेट कर लो, लेकिन लीफन वापस नहीं आने वाला। जिया चलो अंदर आ जाओ। वहीं लीफन की कार को देखकर एक लड़की बोल रही होती है, क्या सचमुच ये एक फरारी है? वहीं जाओ सोच रहा होता है, रुको ये फरारी तो हमने शोरूम में देखी थी, ये एक फरारी पोर्टोफिनो जो लगभग 2 करोड़ रुपए की आती है, और ऊपर से ये तो लिमिटेड एडिशन वाली है। यंग मास्टर जाओ, क्या आप मजाक कर रहे हैं? 2 करोड़ रुपए, ये तो पागलपन है, वो गरीबों का सेंस इतनी महंगी गाड़ी कैसे ले सकता है? इसका मतलब क्या लीफन अमीर है जो कि वो इतनी महंगी लग्जरी कार को अफोर्ड कर पा रहा है? फिर हम देखते हैं कि जिया कार में बैठ गई होती है और वो लीफन से कह रही होती है, शुक्रिया लीफन, सच बात तो ये कि पहली बार है जब मैं किसी स्पोर्ट्स कार में बैठी हूँ, वाकई तुम्हारी फरारी तो बहुत ही शानदार है। वही बार कार जाओ लीफन की फरारी को देखते हुए सोचा होता है, सारा फिर से लीफन मुझे हरा दिया, मैं सोचा था कि उसकी गाड़ी का मजाक उड़ाऊंगा, पर ये क्या, उसके पास तो फरारी है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? क्यों? उसकी फरारी के सामने तो मेरी लैंड रोवर बिल्कुल बेकार लग रही है, अब तो ये गाड़ी मुझे जगह कर रही है, सारी तो फरारी क्यों नहीं है? इतना बोलते हुए अपनी कार को लाते मन लगता है। फिर हम देखते हैं कि जाओ कार में बैठकर सोचा होता है, उसका मेरे लीफन आज मेरे सबके सामने बेइज्जती की है, तो अब हर कोई मेरी बेइज्जती करेगा, तो अब हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, अब मैं कैसे समझ में रह पाऊंगा? अगर आज मैंने लीफन को नहीं मारा तो मेरे अंदर का गुस्सा कभी शांत नहीं होगा, लीफन आज तुझे मरना ही पड़ेगा। इतना सोचने के बाद जाओ किसी को कॉल करता है और कॉल पर बात करते हुए बोल रहा होता है, हेलो ये मैं हूँ, तुम समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है? फिर जाओ कॉल करते हुए बोल रहा होता है, लीफन तुम बस आज रात तक का वेट करो, आज मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। यही होता है जब कोई मुझसे पंगा लेता है। फिर अगले सिनेमा में सिटी का सीन दिखा जाता है और हम देखते हैं कि रात भी हो चुकी होती है। वहीं हम लीफन की फरारी को देखते हैं जहाँ लीफन जिया से कह रहा होता है, क्लास मॉनिटर, मुझे अब भी याद है जब तुमने मुझे मेरी स्कूल फीस के लिए 1000 रुपए दिए थे, तुम्हारे उस एहसान का बदला मैं कभी नहीं भूलूंगा। और क्लास मॉनिटर, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे सुकून की हिफाजत करूंगा। जिया बोल रही होती है, लीफन तुम्हारी बात सुनकर अब मैं से फील कर रही हूँ, और लीफन लगता है कि तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, वरना इतनी महंगी कार तुम कैसे ले सकते हो? ग्रेजुएशन के बाद तुमने कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया था? लीफन बोल रहा होता है, दरअसल मैं चूजा के स्कूल में इंटर्न हूँ, और रही बात इस कार की तो ये मेरे दोस्त की है, उसने मुझे ये कार उधार दी है। और लीफन सोच रहा होता है, ये गाड़ी अभी 2 विलियन की ही है। जिया सोच रही होती है, हाँ लीफन तो सिर्फ एक इंटर्न टीचर है, ये महंगी कार वो कैसे खरीद सकता है? शायद उसके किसी दोस्त ने ही उसे ये कार उधार दी होगी। फिर जिया लीफन से कह रही होती है, लीफन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, जाओ जान तो उसे संभल कर रहना, जाओ जान तो इतना सीधा आदमी नहीं है जितना कि तुम्हें लगता है, उसके पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि उसके पीछे एक बड़ी फोर्स भी है, आम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं जानती हूँ कि तुम लड़ने में काफी अच्छे हो, लेकिन जो सच जाओ जानते के पीछे है वो कोई इंसान नहीं है, वो एक गॉड है, तुम उनके खिलाफ नहीं लड़ सकते। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी, अपने डर को लेकर यहाँ जो छोड़ दो, जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ और वापस मत आना। वहीं जिया के पास में लीफन सोच रहा होता है, पिछली जिंदगी में जाओ जियान तो ही वो आदमी था जिसकी वजह से जंगली जिया गायब हुई थी, मगर इस बार होटल में जंगली जिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस वजह से जाओ उसे परेशान करे। तभी उसे एक अजीब सी एनर्जी फील होती है और वो सोच रहा होता है, एक डायमेंशन पोर्टल खुल गया है, मुझे एक एक्सट्रीमिंग की प्रेजेंस फील हो रही है, इनकी करप्शन शुरू हो चुका है, लेकिन ये अभी इतनी कमजोर है कि कोई परमानेंट डैमेज नहीं दे सकती, और ये और वीक और कमजोर लग रहा है, लेकिन ये मॉनिटर के पास कहाँ से आई, किसने ये किया? तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्सट्रीमिंग की वो पावर है जो पूर्णिमा के चांद की इंसेंस से बनती है, और एक एक्सट्रीमिंग बॉडी ही इसे एब्जॉर्ब करके कल्टीवेट कर सकती है। ये एक अलग तरीके की पावर है जो नेदरवर्ल्ड से आती है, जो बिल्कुल अपोजिट है मेरी टाइसोन ट्रू इंसेंस से। टाइसोन ट्रू इंसेंस टाइसोन स्क्रिप्चर का पहला हिस्सा है जो कि एक डिवाइन एबिलिटी है जो एशियन टाइम से चली आ रही है।
ये पावर असल में क्यूबिक क्रिस्टल से आई है, जो सूरज की एनर्जी को ऑब्जर्व करके कल्टीवेट करता है। अगर टाइसमोन क्रिस्टल को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर दिया जाए तो तुम सूरज तक को निकल सकते हो, उसकी एनर्जी से अपनी कंटीजेंट बेस बढ़ा सकते हो। लेकिन जब तुम इस अंदर रास्ते पर चलते हो तो जितना आगे बढ़ते हो उतना ही इंक की जनरेट होती है। एक्सट्रीम यांग बॉडी इंक की पैदा कर सकती है और एक्सट्रीम इन बॉडी यांग की। इन और यांग एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं और एक अनंत चक्र बनाते हैं। अपनी पिछली जिंदगी में टाइसमोन क्रिस्टल को कल्टीवेट किया पर मुझे कभी वो जगह नहीं मिली जहाँ से मुझे इससे आगे जाने का रास्ता मिलता। मैं हजारों सालों तक इमोर्टल रिलम में ढूंढता रहा। एक केव भी मिली जिसमें एक्सट्रीम बॉडी का निशान था पर मुझे उसमें बॉडी नहीं मिली। बाद में पता चला कि एक्सट्रीम बॉडी तो इमोर्टल रिलम से कब की गायब हो चुकी है। अगर ऐसा ना होता तो मुझे वो 3 ग्रेट हेवनली सुप्रीम गॉड मिलकर भी नहीं मार पाते और ना ही वो मेरे लेटेस्ट डिवाइन स्क्रिप्चर को चुरा पाते। और क्या हुआ अगर उन्होंने मेरा डिवाइस स्क्रिप्चर भी चुरा लिया तो? लेकिन अगर उन्हें एक्सट्रीम बॉडी नहीं मिली तो उनका वो लेटेस्ट डिवाइस स्क्रिप्चर किसी काम का ही नहीं। उनके लिए तो वो बस एक बेकार से बुक निकली। उन 3 हेवनली सुप्रीम गॉड ने सोचा भी नहीं हुआ कि जिस चीज के लिए उन्होंने मुझे मारा वो उनके किसी काम की नहीं। वो जो एक्सट्रीम बॉडी उन्हें चाहिए थी वो आज मोटर दुनिया में वापस आई है। लेकिन क्लास मोटर की एक्सट्रीम की अभी भी बहुत ही कमजोर है। अगर उसे एक अच्छी एक्सट्रीम की बॉडी बनानी है तो अभी काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा और ये इवोल्यूशन मोटर दुनिया में संभव नहीं है क्योंकि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ इमोर्टल वर्ल्ड में जाके पॉसिबल हो सकती है। अगर ऐसा है तो मेरा और जेंगजिया का फ्यूचर एक ही है। हम दोनों को इमोर्टल वर्ल्ड जाना होगा, चाहे एक्सट्रीम बॉडी को इवॉल्व करना हो या क्लास मोटर का एहसान चुकाना हो। मुझे हर हाल में क्लास मोनिटर को इस मोटर दुनिया की परेशानियों से बचाकर इमोर्टल वर्ल्ड ले जाना होगा। वही जिया पूरी होती है। लेकिन तुमने कुछ नोटिस किया? हम अभी 5 मिनट पहले इसी रोड पर थे और अब फिर से घूम फिर कर वहीं आ गए हैं। तो मैं नहीं लगता कि इस रोड के साथ कुछ गड़बड़ है। हाँ, मुझे भी लगता है कि तुम बिल्कुल सही हो। पॉलीफेन सोच रहा होता है मैं टाइसमोन इमोर्टल सुप्रीम गॉड हूँ, मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैं हर जगह से आते हुए खतरे को महसूस कर सकता हूँ। ये हालत बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे हम एग्जाम में फंस गए हो, जो धीरे धीरे हमारे आसपास का स्पेस कम कर रहा है। धीरे धीरे हमें खतरनाक जगह की तरफ आगे धकेले जा रहे हैं। जिया बोल रही होती है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम वापस वहीं पहुंच गए हैं जहाँ से पहले हम गुजरे थे। देखो ये बिल्डिंग बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी पहले हमने देखी थी। लेकिन बोल रहा होता है क्या ये कोई इल्यूजन है? आखिर कौन हमें फंसाना चाहता है? लेकिन तुझ सा इल्यूजन मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। और लिफर सोच रहा होता है हम इसे इल्यूजन कह रहे हैं लेकिन असल में तो ये घटिया सी हरकत है जिसमें हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये सीधे साधे लोगों को बेकार देता है, उनका पूरा नियंत्रण धीरे धीरे छीन लेता है। आखिर में इंसान एक कठपुतली बन जाता है और जो भी ये समझना चाहते हैं वो वही करता है। मैंने भी ऐसे किस्सों के बारे में सुना है। अकेले आदमी जो रात के अंधेरे में जंगल से गुजरते हैं उनकी सूझबूझ छीन ली जाती है, उनकी इच्छा शक्ति जबरदस्ती छीन ली जाती है। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि एक तेज चमक उनके सामने आई और फिर बस अंधेरा। उसके बाद उनका शरीर बस खुद ब खुद चलने लगा बिना किसी सोच विचार के, एक कठपुतली की तरह। उन्हें होश तभी आता है जब वो मारे जाते हैं। कुछ लोग गलती से रास्ते पर गिर जाते हैं और उन्हें होश आ जाता है जिस वजह से वो बच जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को होश तब आता है जब वो पहाड़ से कूदकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या क्लास मोटर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? क्या कोई उसे कंट्रोल कर रहा था? क्या इसी वजह से वो गायब हो गई थी? क्या इसका कुछ लेना देना उस जैन हरामी से है? मैं जल्दी इस बारे में पता लगाऊंगा। और मेरे पास इस बारे में और भी ज्यादा थ्रिलिंग स्टोरीज हैं। जब मैं छोटा था तब गांव के बुजुर्गों से सुनता था। उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी जो अभी मुझे याद है। एक आदमी था जो कभी भी इन भूत प्रेतों वाली बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात वो दारू पीकर लौट रहा था। अरे जुम बराबर जुम एल्विस भाई सिस्टम फाड़ देंगे। पर पता नहीं क्यों घर वापस आते वक्त वो सीधा गांव के दरवाजे के पश्चिम वाले छोटे से जंगल में घुस गया। वहाँ एक पुरानी कब्रिस्तान थी और वो आदमी वहाँ की कब्रों पर इधर उधर चढ़ने लगा। अरे एल्विस भाई कहाँ पर हो? बोतल लेके आया हूँ मैं, चकना तुम लाए के नहीं? आखिर में उसने एक कब्र से टकरा कर अपना सिर फोड़ दिया। इतना जोर से लगा कि दिमाग से बाहर निकल गया। आखिर कौन था वो जिसने उस बंदे को मार दिया? आज भी एक केस नहीं सुलझा। तो गाइस इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट में दो कि कौन था वो आदमी जिसने उस बंदे को मार दिया। क्या वो कोई भूत प्रेत था जिसने उस बंदे को मार दिया, या फिर कोई नशेड़ी जिसने उसकी बोतल को चुराने के लिए उसे मार दिया? ये केस तो अब तक नहीं सोचा। आई होप आप लोग इसे कमेंट में सुलझा दोगे। तो हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। आखिर में पुलिस को भी इस बारे में कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने भी केस बंद कर दिया और सब भूल गए। तभी जिया लिखन से बोली होती है लिखन प्लीज कुछ भी हो जाए पीछे मत दिखना, गाड़ी छोड़ो यहाँ से भाग जाओ। मैं अभी तुम्हें सिचुएशन नहीं समझा सकती पर मुझ पर भरोसा रखो, जल्दी करो यहाँ से भाग जाओ। लिखन बोल रहा होता है क्लास मॉनिटर तुम मुसीबत में हो तो मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ, तुम बस बेफिक्र रहो, जो भी हो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जिया बोल रही होती है तुम नहीं समझ रहे, ये लोग आम इंसान नहीं है। हाँ तुमने जाओ तो उससे निपट लिया, मुझे पता है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो पर ये लोग कुछ और ही है। ये सब हम लोगों की समझ से बाहर है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ खून की बारिश होने लगती है। क्या खून की बारिश? फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काला छाता लेकर लीफन की कार के सामने आके खड़ा हो जाता है। वही हम देखते हैं कि लीफन अपनी कार से उतरते हुए सोच रहा होता है लगता है कि यही आदमी इन अजीब हरकतों के पीछे का असली कारण है। जिया बोल रही होती है ई फैंग ये हम दोनों के बीच की बात है, मेरे फ्रेंड को यहाँ से जाने दो। ईफेंग बोल रहा होता है
अगर वो मुझसे टकरा गया है तो ये इस तरह की किस्मत है। मैं इसे दुनिया से इसे कैसे जान दे सकता हूँ। जेंग लीजिया, अगर तुम अपनी जगह पता है तो जल्दी मेरे साथ चलो। मास्टर को सबर मत कराओ, तुम उनके गुस्से के बारे में पता तो है ना। जिया चिल्लाती हुई बोल रही होती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। ली फैन, तुम जल्दी से यहाँ से भागो। हम देखते कि इतना कहने के साथ ही जिया छलांग मार के एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और अपने नाखूनों को बाहर निकालते हुए इन फैन पर अटैक करती है। वही देख लीफेन सोच रहा होता है, अगर जेंग लीजिया के अंदर एक्सट्रीम की है तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल लोगों से अलग ही है। उसकी पावर एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट से काफी ज्यादा है और वो शायद जल्दी ग्रैंड मास्टर लेवल पर भी पहुंच जाएगी। और अभी उसकी पावर को देखकर मैं कह सकता हूँ कि वो जाओ जियांतो से तो काफी पावरफुल है। लेकिन अफसोस, अगर ईफेन की पावर से कंपेयर करें तो जेंग लीजिया अभी भी काफी कमजोर है। फिर हम ईफेन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे लड़ रही हो। इतना कहने के साथ ही वो जिया पर अटैक करके उसे हवा में उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं कि लीफेन हवा में मुड़कर जिया को पकड़ लेता है और लीफेन सोच रहा होता है, बहुत ही क्लोज था। अगर क्लास मॉनिटर पीछे वाली इलेक्ट्रिक पोल से टकरा जाती तो वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सही समय पर उसे बचा लिया। लेकिन ये कमीना ईफेन ये बहुत ही ज्यादा जालिम है। वो एक लड़की पर भी रहम नहीं दिखाता। फिर लीफेन जिया को लेकर नीचे जमीन पर वापस आ जाता है। क्लास मॉनिटर ये लो चाहता और यहीं खड़ी रहना और किसी भी तरह के पागलपन वाली हरकत मत करना। अब इस कचरे को मुझे संभालने दो। लीफेन, मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था ना, तो तुम भागे क्यों नहीं? और तुम वहाँ उसके साथ फाइट करने के लिए क्यों जा रही हो? मैं तुम्हें बताया था ना कि तुम उसे फाइट नहीं कर सकते। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लीफेन, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? इफेक्टिव ब्लड डिवाइन टेक्निक अपनी पीक पर पहुंच चुकी है। क्या वो ऑलरेडी एक ग्रैंड मास्टर बन चुका है? अगर वो ग्रैंड मास्टर नहीं पहुंचा होता तो मैं उसके अटैक को बिना इंजर्ड हुए रोक पाती। लेकिन अब मैं इंजर्ड हूँ। इसका मतलब लीफेन चाहे जाओ जियांतो को हरा सकता हो, पर जाओ जियांतो सिर्फ नेशनल लेवल की पीक पर था। मैं भी उसे आराम से हरा सकती हूँ। लेकिन लीफेन सिर्फ अपनी प्राइड और एरोगेंस की वजह से उस लीफेन से फाइट करने जा रहा है। ये करके वो खुद की मौत को बुला रहा है। लीफेन, मुझे नहीं पता कि पिछले कुछ सालों में लीफेन के साथ क्या हुआ, पर मेरे दिल में वो अभी भी छोटा सा लड़का है, एक नरम दिल और शरीफ इंसान। मैंने हमेशा उसकी बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखा है, उसे बचाया है। नहीं, मैं बस यहीं खड़ी रहकर लीफेन को मरने नहीं दे सकती। फिर जिया ईफेन से कह रही होती है, ईफेन मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तो प्लीज उसे मत मारना। ईफेन बोल रहा होता है, जेंग लीजिया, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा, ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा। और ईफेन मन ही मन सोच रहा होता है, जाओ जियांतो मुझे खुद को आकर कहा था कि इस लड़के को खत्म कर दूं। लीफेन ने जाओ जियांतो को हरा दिया, तो हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत ताकत हो, पर बस थोड़ी बहुत थी। ये जेंग लीजिया से तो काफी कमजोर है और अगर सिर्फ मैं एक मुक्का मार कर जेंग लीजिया को हवा में उड़ा सकता हूँ तो ये लड़का मेरे सामने एक छोटे से कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं। फिर वो लीफेन से कह रहा होता है, तू सिर्फ एक तुझसे कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं। बेहतर हुआ कि मैं सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग, शायद तब मैं तुझे जिंदा छोड़ने के बारे में सोचूं। लीफेन बोल रहा होता है, और मैं भी तुझे बस यही कहना चाहता हूँ, तुरंत मेरी क्लास मॉनिटर से माफी मांग, वरना तुझे मौत से भी बढ़कर तकलीफ दूंगा। वाह, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हो, लेकिन जितनी तेरी बातों में दम है उतनी तुझ में है। क्या बारी दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट इतनी अकड़ से परे होते हैं? मैं सिर्फ एक बार में तुझे टुकड़ों का ढेर बना दूंगा। फिर अब देखते कि ईफेन अपने ब्लड टोर्नेडो प्लान टेक्निक से लीफेन पर अटैक कर देता है। वही ईफेन की टेक्निक को देखकर लीफेन सोच रहा होता है, तो ये तुझ इंसान एक ग्रैंड मास्टर है, इंटरेस्टिंग। मैं भी देखना चाहता हूँ कि अर्थ पर एक ग्रैंड मास्टर के पास कितनी पावर होती है। फिर लीफेन अपने बड़े हाथ को समन करके ईफेन के अटैक को रोक लेता है। ईफेन बोल रहा होता है, तो ये कमीना भी ग्रैंड मास्टर के अगेंस्ट फाइट करेगा। लगता है कि अब इसे जीने की इच्छा नहीं रही। वही जिया बोल रही होती है, ये क्या हुआ, अब बहुत ही देरी हो चुकी है। लीफेन, तुम्हें पहले मेरी बात मानकर यहाँ से भाग जाना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि लीफेन ने अपने उस बड़े हाथ से ईफेन के अटैक को खत्म कर दिया होता है। ये देख ईफेन सोच रहा होता है, इम्पॉसिबल, मैंने इस अटैक में अपने 50% एनर्जी को यूज किया था और फिर भी इस कमीने ने उसे ब्लॉक कर दिया। वहीं ये देख जिया बोल रही होती है, लीफेन कैसे वो इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है जो कि उसने ईफेन के अटैक को रोक लिया। लीफेन बोल रहा होता है, ईफेन अपने इस घटिया सेटिंग से मुझे मारने चले थे, क्या इतना कमजोर समझाया क्या मुझे? मैं वो कहता हूँ कि ये तुम्हारा बेस्ट मूव नहीं होगा, तो चलो अपने बेस्ट मूव से मुझ पर अटैक करो। ईफेन बोल रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, वो मेरा बेस्ट मूव नहीं था, वो तो मैंने तुम्हें कम मांग लिया था। लेकिन अब तुमने खुद कहा है कि तुम मेरे बेस्ट मूव को दिखाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ? लेकिन अफसोस, इसे देखने के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये रोशनी बहुत ही ज्यादा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। रुको, वो क्या है? क्या वो लीफेन है? लीफेन, लीफेन तुम ठीक तो हो ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी बचा लूंगी। आई होप बस तुम्हें कुछ ना हुआ हो। तभी पीछे से लीफेन जिया को देखते हुए खासते हुए बुरा होता है, क्लास मॉनिटर मैं यहाँ हूँ। वही जिया लीफेन को जिंदा देखना तुम्हें सोच रही होती है, तो क्या लीफेन एक इंडो मार्शल आर्टिस्ट है? मैं तो लीफेन को छू भी नहीं सकती थी, लेकिन लीफेन ने सिर्फ एक अटैक में उसे हरा दिया। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी विश्वास ही नहीं करती। फिर हम लीफेन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, तो ये खून की बारिश अब बंद हो गई। फिर लीफेन जिया की तरफ आगे बढ़ लगता है। वही लीफेन को अपनी तरफ आते हुए देख जिया सोच रही होती है,
ईफेंग भी लीफेंग को नहीं रोक सका। क्या वही कमजोर लड़का है जो कि हर बेइज्जती को सह लेता था। क्लास में मैंने कहा था ना, मैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे बिलीव ही नहीं कर रही थी। जिया बोल रही होती है, लीफेंग बात मेरे बिलीव करने या ना करने की नहीं है, तुमने बस मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दिया। लेकिन ईफेंग सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर का लेवल का कल्टीवेटर है। इससे खतरनाक तो उसका मास्टर ग्रैंड मास्टर चेन जिकोंग। ग्रैंड मास्टर चेन हमेशा से मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते थे, इसलिए वो मुझे हमेशा से मजबूर करता रहता है। वो चाहता है कि मैं उसकी टेक्निक को सीखूं, पर जब मैंने उसके पास से भरे इविल की को देखा तो मैंने तुरंत मना कर दिया। और अब तो हाल ये है कि ग्रैंड मास्टर चेन ने जाओ जियांतो को बेचकर मुझे आखिरी वार्निंग दी है। मुझे सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया गया है, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे किडनैप कर लेगा। शायद तुम्हें ये बात नहीं पता, पर जाओ जियांतो उसका डायरेक्ट डिसाइपल है, वरना तुम खुद ही सोचो वो इतना कर से कैसे घूमता। ली फैन, तुमने अब तक ग्रैंड मास्टर चेन को नहीं देखा है, इसलिए तुम उसके असली पावर से अनजान हो। ग्रैंड मास्टर चेन इंसान नहीं है, वो एक गॉड है, एक ऑलमाइटी गॉड। मैंने सुना है कि वो एक कल्टीवेटर सेट को इतनी आसानी से मिटा सकता है जैसे किसी चींटियों के झुंड को मिटाना। उसकी पावर हद से ज्यादा भयानक है। लीफर, मेरी बात सुनो, तुम ग्रैंड मास्टर चेन से नहीं लड़ सकते, तुम्हारे पास अभी वक्त है योंजो छोड़ने का। लीफर बोल रहा होता है, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। हाँ, तुम्हारे लिए ये एक बड़ी मुसीबत हो सकती है, लेकिन मेरी नजरों में ये सिर्फ एक छोटी सी परेशानी है। जिया बोल रही होती है, लेकिन तुम बहुत ही कर रहे हो, मैं क्या करूँ कि तुम मेरी बात मान लो, तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे, तुम बस चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहती कि तुम इस मुसीबत में फंसो। लिफा बुरा होता है, क्लास मॉनिटर, तुम्हारे वो जवाब बहुत ही आसान है, तो प्लीज मुझे उन एहसानों की भरपाई करने दो। जिया बोल रही होती है, लेकिन अगर मुझे पहले पता होता ना कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी तो शायद मैं तुम्हें वो 1000 रुपए कभी देती ही नहीं, और नहीं आज तुम इस मुसीबत में फंसते। तुम गलत हो, अगर तुमने मुझे वो 1000 रुपए नहीं भी दिए होते तो तभी मैं तुम्हारी मदद करता। ये मत बोलो कि हम अभी फ्रेंड्स हैं। जिया सोच रही होती है, मैं जानती हूँ कि लीफन ये सब अच्छी नीयत से कर रहा है, लेकिन गेम मास्टर जैसे लड़का जीत पाना ये मुमकिन कैसे हो सकता है। उसके पास कई गजब की डिवाइन पावर्स हैं। वो एक गेम मास्टर को मारने में इतनी आसानी महसूस करता है जितनी कुत्ते को मारने में। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लीफन और जिया के घर पहुंच गए होते हैं। फिर जिया वहाँ से घर के अंदर जाते हुए बोल रही होती है, लीफन थैंक्स मुझे बचाने के लिए, और हम वापस जाते वक्त केयरफुल रहना, कुछ भी हो सकता है क्योंकि अब तुमने गेम मास्टर चैन से पंगा ले लिया है। लीफन बोल रहा होता है, ठीक है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, और पहले मैं सीधा घर ही जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि लीफन जिया को उसके घर ड्रॉप करने के बाद वहाँ से अपनी कार लेकर निकल गया होता है। फिर लीफन आधे रास्ते में कहीं अपनी कार को रोकता है और कार की बूट को खोलता है। हम देखते हैं कि कार की बूट में ईफेंग होता है। लीफन उससे पूछ रहा होता है, बता मुझे कि तेरा वो मास्टर जिसका नाम की चैन है वो कहाँ है। फिर लीफन ईफेंग के गद्दे को पकड़कर उसे वे में उठा लेता है और साथ ही साथ सोच रहा होता है, मुझे सिर्फ इन सारी मुसीबतों के पीछे के असली मास्टरमाइंड का पता लगाना है।